कि उन्होंने 8 हिस्से में 8 डिफरेंट और सेपरेट क्लासिफिकेशन किया, बंटवारा किया, 8 भागों में बांट दिया। ये 8 भाग जिसको भी बांटा वो समझिए एक तरह से क्या था, कॉम्पिटिटिव माहौल डेवलप करते हुए, कंपैरिजन दिखाते हुए कि अगर ऐसा करेगा तो कैसा, अगर ऐसा नहीं करे तो कैसा होगा। उसमें ज़्यादातर स्टेज आपको शुरू का मिलेगा जिसमें गार्जियन की कमी आपको दिखेगी। अगर हम सपोज लें इसी की बात हम क्या सबसे पहले कि 1902 में ये पैदा हुए थे, तो 1902 डेट का मायने रखता है इसलिए कि 19th सेंचुरी में हम बहुत कुछ टेक्निकली स्ट्रांग हो चुके थे। अगर हम और मनोवैज्ञानिक करें तो जो बहुत बैक के थे तो उस टाइम तक टेक्नोलॉजी उतनी स्ट्रांग नहीं थी। उसके पीछे का दायित्व ये हो जाता है कि जैसे आप गैलीलियो के बारे में पढ़ेंगे साइंस में, ये तो मान लीजिए चलो साइकोलॉजी है, लेकिन साइंस के अंदर बहुत ऐसे साइंटिस्ट हुए जिनका रिसर्च उनके सामने था, उनका आधार उनके पास था, उनको सब कुछ बोलने का ठोस आधार था, लेकिन नहीं बोलने का रीजन क्या था, क्योंकि पोप का राज चल रहा था। पोप जो चाहता वो पनिश कर देता, और अगर वहाँ पे प्रूफ नहीं कर पाते तो उनको जान से हाथ गंवाना पड़ता। वैसे में उन लोगों ने कहा जान बचाना ज़्यादा ज़रूरी है, इसको बोलो ना बोलो चलेगा। लेकिन 19th सेंचुरी की बात हम कर रहे हैं, जिस 19th सेंचुरी में इनका पैदा होते हैं ये 1902 में, 1994 में इनकी डेथ होती है, तो समझ के चलिए कि काफ़ी इधर का टाइम था ये। तो बहुत सारी चीज़ें हमारे पास आ चुकी थी, उसको वो बहुत कुछ प्रूफ कर सकते थे। ढेर सारी थ्योरीज आ चुकी थी, इसके पहले प्याजे जा चुके थे, इसके पहले वाइगोस्की जा चुके थे, सबका अपना अपना अध्ययन था, है ना। 1930 के आसपास में स्किनर का भी एक्सपेरिमेंट आ चुका था, थॉर्नडाइक का भी 1930 में, 1898 में सारा का सारा उनका रिसर्च आ चुका था। वैसे में उस रिसर्च को पढ़ के रिसर्च करना एक अच्छी सी चीज़ हो जाती है, एक प्लस पॉइंट हो जाता है, आपके लिए हेल्पफुल हो जाता है। वो फ़ायदा इनको मिला, ये कह सकते हैं, जिसके बिना पे इन्होंने सारे को कंपेरेटिवली देखा और उस कंपेरिजन में उन्होंने पाया 3-4 बातों को उजागर किया। सबसे पहले कि बच्चा जब भी है, जिस अवस्था में भी है, वो कंफ्यूजिंग अवस्था में फील करता है अपने आप को। क्यों? इनके हिसाब से ये है कि वो कंफ्यूजिंग अवस्था वो अपने आप में डेवलप कर लिया, ऐसा नहीं है। उसके पीछे उसके चारों तरफ का परिदृश्य वो है, मतलब वही चीज़ कह सकते हैं स्कूल, जेंडर एंड सोसाइटी, जिसकी बात औरों ने भी किया है, प्याजे ने भी किया है, वाइगोस्की ने भी किया है। वाइगोस्की कैसे कहते हैं SLC, मतलब स्कूल है, लैंग्वेज है, सॉरी मतलब उन्होंने कैसे कहा कि एक सोसाइटी है, एक लैंग्वेज है, ठीक है, और कल्चर है। तीनों चीज़ों के बीच बच्चा बड़ा होता है। अब कल्चर में देखना है कि जैसे मान लिया हम यहाँ पे रहते हैं, हम भले दुर्गा पूजा नहीं करते हो, लेकिन दुर्गा पूजा मेरे बगल में तो होता है, हमको पता है ना कि नवरात्रा उसमें होती है। इतना तो बेसिक हम जानते ही हैं। आपको भी पता होगा रमज़ान ख़त्म हमारा होगा तो ईद आएगी, ठीक है। आपको मालूम होगा बकरा ईद होगा तो उसमें मीट का फेस्टिवल होता है, ज़बिया होता है, जानवर का ज़बह किया जाता है। तो कुछ ना कुछ कंसर्न एक दूसरे को हम कैसे जान पाते हैं, बिकॉज उनके एरिया में रहते रहते जानते हैं, उनके माहौल में रहते हुए जानते हैं। तो ये सब कॉमन चीज़ है। तो ऐसा ही इनके साथ एक एटीट्यूड बना कि जब इन्होंने प्रीवियसली उन चीज़ों को देखा, जो पहले के मनोवैज्ञानिकों की थ्योरीज थी उसका स्टडी किया, और तब जो अपना स्टडी किया, तो इनको एक रिसर्च करने में बहुत आसानी होगी, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। जिसकी वजह से इन्होंने पाया कि प्याजे का भी सिद्धांत उनके सामने था ही, जो उन्होंने किया था। सभी को देखते हुए इन्होंने कहा कि बच्चे को भी बहुत हद तक सपोर्ट किया है और बहुत हद तक गार्जियन को भी सपोर्ट नहीं किया है, कह सकते हैं, या दोनों के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश करी है। जिसका पहला आपको मिलता है इन्फेंट एज में, जिसको इन्होंने बर्थ से लेकर के 18 महीना जोड़ा है, यानी पैदा होने से लेकर के 1.5 साल तक का जो पीरियड है, इसमें जो बच्चा होता है वो विश्वास बना अविश्वास की स्थिति में होता है। इसलिए विश्वास बना विश्वास इसलिए बोला गया है कि अगर हम कुछ कर सकने वाले होंगे, कैपेसिटी वाले होंगे, कैपेबिलिटी मेरे अंदर होगी, तो हम कर डालेंगे ना उस काम को। अगर मान लीजिए किसी बच्चे को मार रहा है, वो बच्चा रोक सकता है, तो मार खाता रहेगा क्या? वो नहीं रोक लेगा। लेकिन बच्चे को मारने के लिए कोई आया है और वो बच्चा रोक ही नहीं सकता है, रोक पाने वाली क्षमता उसके पास नहीं है, तब तो नहीं रोक पाएगा। इसका मतलब वो नहीं रोक पाएगा तो उसको मार खाने के लिए कोई चारा ही नहीं है, वो मार खाएगा। अब मार खाने का उसको बर्दाश्त करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये जो बच्चा इतना छोटा है, 0 से लेकर 18 महीने का, ये बर्दाश्त ही कर सकता है, रिएक्ट तो करेगा नहीं। तो इसके लिए हालत क्या होती है, विश्वास करें या अविश्वास की स्थिति में रहे। मतलब गार्जियन उसका साथ दे रहा है तो विश्वास के तरफ आगे बढ़ेगा, लेकिन गार्जियन साथ नहीं दिया तो क्या कर सकता है बेचारा, चुपचाप जैसे क्या है वैसे रहना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये मान रहे हैं कि इस स्टेज में कुछ गड़बड़ होगा तो बच्चा नहीं, बच्चा गार्जियन जिम्मेदार होगा। गार्जियन का के लिए सिर्फ मम्मी पापा से ही मतलब नहीं होगा, इंक्लूडिंग सर्वाइवल में होगा। जैसे भाई भी होगा उसका, जैसे उसकी बहन भी होगी, कोई रिलेटिव्स भी उसके आता होगा, चाचा भी आते होंगे, मामा भी आते होंगे, नाना भी आते होंगे, ताऊ भी आते होंगे। तो सभी के बीच बच्चे को विश्वास ही चाहिए। हालांकि ये बच्चा बहुत कुछ अपने से करने लायक तो नहीं है, चीज़ों को ऑब्जर्वेशन के अलावा कुछ भी नहीं करेगा, बस ऑब्जर्व करता है। ऐसे में इस बच्चे को अगर विश्वास बना रहेगा, इसको लगेगा कि जो भी इसके पास आने वाला लोग है वो कहीं ना कहीं सपोर्ट करता है। मान के चलिए वो बच्चा कुछ खा रहा है, उसको फेंक दिया,
तो एक ये हो सकता है कि आगे वो पीट देगा, फेंक दिया, रात रात उसको मार बैठे, तो बच्चा डर से फेंकेगा तो नहीं मान लेंगे। लेकिन बहुत जगह उसका डर का भाव हो जाएगा, बहुत काम करने पहले सोचेगा वो ये तो मारने वाला है, क्या करे। मारने वाले के नामे से उसको देखिए कि उसको ये डर पैदा पहले हो जाएगा। तो ये नहीं होना चाहिए, डर का भाव इतना नहीं कर दे कि जो उसके मन में चल रहा है वो कर ही नहीं पाएगा। तो बच्चा कम से कम अपने आप को स्वतंत्र वे में एक काम करने के लिए लायक एलिजिबल मानेगा। तो ये अवस्था बताती है कि यहाँ पर 18 महीने तक का जो बच्चा होता है वो आपके विश्वास पर अपना विश्वास बनाएगा। अगर गार्जियन का फेथ उसके साथ जुड़ा हुआ है, मेरा फेथ आपका फेथ जुड़ा हुआ है, जो उसके कंसर्निंग लोग हैं उनका फेथ जुड़ा हुआ है, तो बच्चा बहुत कुछ एक्टिवली शायद पार्टिसिपेट करके आगे डेवलप करेगा। समझ रहे हैं? एक तो ये ऑप्शन। इसके बाद इसमें अगर वो ऐसा विश्वास नहीं कर पाया तो इसका मतलब अविश्वास में चला जाएगा, और जब ये अविश्वास में चला जाएगा तो निगेटिव हो चुका है वो, अभी से 0 स्टेज से वो निगेटिव हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं अगला, जिसको कहा गया है अप टू 3 ईयर्स, मतलब 18 महीने के बाद से लेकर के 3 साल तक का टाइम है। इसमें कौन सी भावना जाग रही है? आप देख रहे हैं ऑटोनॉमी या शेम या फिर डाउट। तो ऑटोनॉमी क्या होता है? जिसे स्वायत्त की भावना, मतलब हम कर लेंगे, आई कैन डू दैट, मैं कर सकता हूँ, इस बात के लिए आप एकदम पूरा फेथफुल है। ठीक है, अब बहुत सारे सेंटेंस होता है जहाँ पर लोगों को रीइंफोर्स किया जाता है। इवन जैसे मेरा खुद का अपना कोचिंग का है, तो उसमें हम एक डायलॉग उसमें मेंशन किए हुए हैं जिसको आप स्लोगन बोलते हैं आम बोलचाल की भाषा में, तो वो आपको उसमें लिखा हुआ मिलेगा। मेरे इसमें खुद हमेशा लिखा रहता है। अब अभी देखिए पीछे जो पोस्टर टंगा बड़ा वाला, उसमें यू हैव टू विन नॉट इमीडिएटली बट डेफिनेटली। इसका सेंस क्या है? यू हैव टू विन, आपको जीतना होगा। हैव टू लगा के हम होगा सेंस बनाते हैं, इफेक्टिवली बोलते हैं, आपको जीतना होगा फाइनली। तो मतलब ये नहीं कि आप या मैं या वो, नहीं, आपका मतलब इन जुमले में टोटल बातों को हम इंक्लूड करते हैं, जो भी है वो, यू मस्ट हैव टू विन, आपको जीतना होगा। क्लियर? एक मैसेज होता है, उसके आगे लगाते हैं। लेकिन कब कुछ लोग हैं जिसको लग रहा है कि आगे बोल रहा है, सवाल का जवाब दे रहा है, तो हाँ ये तो जीत जाएगा भाई, लेकिन ये कैसे जीतेगा? जीत का सेंस विनिंग से कैपेसिटी है, आपके आगे बढ़ने की क्षमता को है, सक्सेसिव है ना। तो वहाँ पे सेंस ये हो गया कि नॉट इमीडिएटली, सब इमीडिएटली नहीं करेगा, कुछ इमीडिएटली भी कर लेगा, कुछ आफ्टर इमीडिएटली करेगा, कुछ कैसा हो, माइंड से गंदा हो गया क्या? फिजिकली गंदा हुआ ना कि मेंटली गंदा हो गया? तो फिजिकली गंदा होना ठीक है, बट फिजिकली स्ट्रांग होना ज्यादा बढ़िया है। ठीक है, थोड़ा तो खराब है कि चलो गंदा हो गया, मगर उससे ज्यादा अच्छा क्या है? स्ट्रांग हो गया, गिरेगा तो चोट। अभी देख रहे बड़े बड़े फैमिली के बच्चे देखने में लगता है एकदम वो डॉल जैसे, लेकिन अगर वो थोड़ा सा सोफा से नीचे गिर गया, हाथ टूट गया। क्या है भाई? बच्चा कभी नीचे उतरा ही नहीं है, नहीं उतरा तो टूट गया। मतलब गांव का बच्चा देखिएगा, कूद जाएगा सीढ़ी से, गिरेगा तरह से, क्या चोट लगेगा? नहीं, झाड़ झूड़ के खड़ा हुआ है। ये उसका एटमोस्फेयर का क्रिएशन है, वो उसके साथ डेवलप किया उसने। तो ये फैमिली को आप गलत और सही सेंस में नहीं देखेंगे, उनके लिए प्रायोरिटी क्या है, रिजल्ट उनको इम्पैक्ट के तौर पर दिखेगा। तो दूसरा जो स्टेज है यहाँ पर, बच्चे स्वायत्तता की भावना पैदा हो जाएगी जब उसका ट्रस्ट बना हुआ है, तो ऑटोनॉमी में चला जाएगा। उस काम को करने में उसको डर नहीं होगा, फीलिंग्स नहीं होगी हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, बल्कि इफेक्टिवली खड़ा होगा, करने की पूरी कोशिश करेगा, वो कर भी लेगा। लेकिन कब? जब उसको सपोर्ट मिलेगा। उसको डर होगा कि पता नहीं अब ये टूट गया तो मम्मी मारेंगे, ये टूट गया तो पापा मारेंगे, ये गिर गया हम गंदे हो गए तो फिर पिटाई पड़ जाएगी, है ना। इतने सारे डरों के बीच बच्चा चल रहा है, वो खेलेगा या डरेगा, एक्टिविटी करेगा या फेयरनेस में रहेगा? वो फाइनली फेयरनेस में चला जाएगा, बिकॉज उसका सेंस डेवलप नहीं है। वो फाइनल स्टेज ये नहीं जानता है कि उस माँ या उस बाप या उसके भाई या उसके गार्जियन के पीछे जो डर है, जिसकी वजह से डांट पड़ रही है, वो डर उसके प्यार के साथ है। उसको प्यार नहीं दिखेगा, उसको क्या दिखेगा? डर। मैच्योर क्या? मेरा दिमाग जो चाह रहा मिल गया। हम चाह रहे थे कार हो गई, ठीक है। हम चाह रहे थे घर हो गया। हम चाह रहे थे अच्छी सी नौकरी हो गई। अच्छी सी लाइफ मेंटेन हो गई। अच्छी सी वाइफ मेंटेन वो हो गए। मतलब आपकी कोई डिमांड रह गई? नहीं रह गई। फिर आप सोचे अब डिमांड नहीं, लेकिन बच्चा आ गया। अब बच्चे की डिमांड में आपकी डिमांड बढ़ी या नहीं बढ़ी? तो डिमांड कहाँ रुके? फिर तो डिमांड आगे बढ़ गई। अब बच्चे की हर ख्वाहिश को पूरी करने लगे। लास्टली क्या हुआ? फिर बच्चे की लाइफ साइकिल चलने लगी। फिर अब आपकी नई नई उम्मीद वहाँ डेवलप होती है। तो मतलब ये कहता है कि इंसान की सोच खत्म नहीं होगी। क्लियर मैसेज है। तो उसको सबसे पहले सेटिस्फेक्शन चाहिए ताकि वो आगे बढ़े, और ये हर हालत में ग्रो करेगा। तो जब न्यूटन के पास कुछ भी नहीं था तो उसने पूरे सोए हुए दिमाग को जगाया। सिगमंड फ्राइड ये कहते हैं कि जब हमारे पास अचेतन मन और चेतन मन दोनों की बात करें, अर्धचेतन मन की बात करें, तीन जो फेज बताया उन्होंने, जिसको न्यूटन ने उस टाइम में उस चीज को 1 साल में खोज कर लिया। बड़ी बड़ी थ्योरी वहीं पर खोज किया था उसने, सारी थ्योरीज को। उसके अलावा अगर आप आइंस्टाइन के बारे में पढ़ेंगे तो आइंस्टाइन ने 4 इयर्स की एज में फर्स्ट टाइम कहा था, ओह व्हाई द सूप इज सो हॉट। वो 4 साल तक बोले ही नहीं थे पहले। अब हम लोग कंपेयर कर लें बच्चा कब बोलता है। 4 साल की एज में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने पहली बार कहा था कि ये सूप इतना गर्म क्यों है। तो मम्मी फादर हैरत में भी थे, कहा लेकिन चलो बोल तो लिया कम से कम,
गूंगा तो नहीं है, ये बात है। तो एक कंप्लीट सेंटेंस में तब उन्होंने बोला, ठीक है। और वो ऐसा आदमी जिसको क्या नाम दिया गया, जीनियस नहीं कहा गया, उसके नाम के साथ हम आज भी लगाते हैं द जीनियस ऑफ ऑल टाइम। उसके टाइम के लिए नहीं बोल रहे हैं, आज के टाइम के लिए बोल रहे हैं द जीनियस ऑफ ऑल टाइम। इवन स्टिल टुडे रिसर्च इज गोइंग ऑन इस माइंड, उसके दिमाग के ऊपर आज भी रिसर्च चल रहा है। परमिशन लेने के बाद क्या गया था, अभी तक चल रहा है रिसर्च। तो ऐसा ऐसा ब्रेन है, लेकिन स्टार्टिंग देखिए उसका लहरा डल है वो। तो आप अभी के डल को देख करके पूरा डल बना दें किसी को, ऐसा नहीं हो सकता है। एक कोई ऐसा क्लिक पॉइंट आएगा जहाँ से वो चेंज हो जाएगा, पूरा माइंडसेट अलग हो जाएगा, ठीक है। कई लोग हैं जो लगातार बैक बेंचर रहे और लास्ट बेंचर रहे, हमेशा मैट्रिक में सेकेंड, इंटर में थर्ड, उसके बाद क्या पढ़ने नहीं करेंगे, फिर जबरदस्ती पढ़ लिया और अचानक मान टॉप करेंगे। भाई इतना पीछे रहा तो टॉप कैसे करेगा वो? तो कौन सा एक्सेस पॉइंट उसको एक्सेस कर देता है, ये सोचने वाली बात है। तो बच्चे का माइंड भी इसी तरह से है, उसको एक्सेस पॉइंट आपको उठाना पड़ेगा। आपको एक दो जगह बच्चा डल दिख रहा है, दिखने दीजिए, उसमें कोई तो योग्यता होगी। डॉक्टर शिव खराय के राज में कह सकते हैं नो वन कैन डू एवरीथिंग बट एवरीवन कैन डू समथिंग। वो कहते हैं कि हर बच्चा हर कुछ नहीं करेगा, लेकिन ये जरूर है कि हर बच्चा कुछ ना कुछ तो करेगा। ट्रस्ट के बाद ले जाएंगे, बच्चा आगे डेवलप करेगा। मिसट्रस्ट अगर है तो शेम में चला जाएगा, मतलब वो चूंकि डर रहा था, अब शेम उसके अंदर आएगा। कोई काम करने में घबराहट होगी, शर्मिंदगी होगी, या डाउट फील करेगा, कर ले तो क्या होगा, होगा नहीं होगा, करने देंगे नहीं करने देंगे, पता नहीं कौन रोकेगा कौन नहीं रोकेगा। इतने कंफ्यूजन के जितना छोटा बच्चा जो 3 साल भी नहीं हुआ है, 1.5 साल से 3 साल की, जो कुछ कर पाएगा क्या? लगता है ऐसा नहीं कर पाएगा। तो उसको मौका देना चाहिए, इसलिए इसका नाम दिया गया ट्रायल ट्रेनिंग। मतलब इसमें वो सारी चीजें गार्जियंस पर डिपेंड करेगी, ना कि बच्चे के ऊपर डिपेंड करेगी। गार्जियंस को आप 90% जिम्मेदार मान लीजिए, तो 10% हाँ ये कहेंगे बच्चे को सपोर्ट भी किया, बच्चा नहीं कर पा रहा है, तब भी कहेंगे गार्जियन जिम्मेदार है। नहीं, तो वहाँ बच्चा भी जिम्मेदार है, लेकिन 90 और 10% का रेशियो मान के चलिए मेरे हिसाब से। और लगभग लोगों का ये मान्यता वहाँ पे कि इस स्टेज में बच्चे को पूरा सपोर्ट करना चाहिए, ताकि बच्चा अगले स्टेज में जब जाएगा 3 से 6 साल में जाएगा तो इनिशिएटिव करने का उसको मौका मिलेगा। कोई काम को करने में घबराहट नहीं, वो हाथ लगा देगा। अगर काम में हाथ लगा तो क्या होगा? या तो काम खत्म हो जाएगा, या काम खत्म या बर्बाद हो जाएगा, नहीं हो पाएगा, या दूसरा काम हो जाएगा। 2 ही चीज होगी ना, काम होगा या काम नहीं होगा। आज की डेट में कोई भी काम करते हैं तो 2 ही बात होती है, इसके रिजल्ट पे हम फोकस करते हैं। व्हाट वाज द आउटपुट, व्हाट इज द आउटपुट टुडे, कि उस काम के करने का रिजल्ट क्या है, काम हुआ है या काम नहीं हुआ, डन और नॉट डन। अगर डन है तो ठीक है, जो बात है सही है, और नॉट डन तो फिर नॉट डन तो नॉट डन। कई लोगों ने कहा सक्सेस क्या है, तो बहुत बड़ा सवाल हुआ है आज की डेट में। आज मॉडर्न टाइम में हम लोग का हर चीज पर डिस्कशन होता है। आप बताइए, अगर सक्सेस का मतलब सिर्फ कोई जॉब गेन कर लेना होता है, तो कोई IPS ऑफिसर 6 महीना जॉब करने के बाद सुसाइड क्यों कर लेता है? हुआ है अपने इंडिया के अंदर हुआ, बिहार के अंदर हुआ है। तो IPS ऑफिसर इतनी बड़ी जॉब, जो मतलब लाखों लोगों का ड्रीम होता है, करोड़ों का ड्रीम होता है, उस जॉब को गेन करने का, 6 महीना नौकरी करने का सुसाइड कर लेना। सुशांत सिंह राजपूत कितना टीनेजर था, कितना खूबसूरत स्मार्ट था, कहीं को डाउट है उसमें, कौन नहीं जानता था उसको। अरे 2-4 दस में मिली नहीं मिली क्या फर्क पड़ता है, फिर मिल जाती। आज तो मिली गई होती ना 10 दिन में, जब से मर गया आज तक नहीं मिला होता क्या? मिला होता। जब हर इंसान के जबान पर उसका चर्चा हो सकता है, मीडिया लाइन में 4 महीना छा सकता है वो, तो उसके पास कैलिब्रिटी तो है। लेकिन एक लेडीज के चक्कर में, एक लड़की के चक्कर में वो जान दे देता है, अगर फिर क्या है? मतलब आपने एक पॉइंट को इतना हाईलाइट कर दिया, आत्महत्या तक चले गए। इसीलिए इनका सुनेंगे आप, डॉक्टर विकास द्विवेदी का, उन्होंने क्या पूरा एक स्पेशल एपिसोड बनाया 3 घंटे का, जिसपे क्या कि आखिर लोग सुसाइड करता क्यों है। तो उसके वजह उन्होंने पूरा इतिहास पलट दिया है। उसमें हम 3-4 फैक्ट उठाया कि दुनिया के लोग ये मानते हैं कि आमतौर पर जो आत्महत्या करता है उसका रीजन ये होता है गरीब है, उसको खाने को पैसा नहीं, वो मोहताज है, उसकी परेशानी है, इस वजह से सुसाइड करता है। जबकि सच्चाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितने भी बड़े बड़े जो मिस्टीरियस केसेस हैं या कोल्ड केसेस हो गए आज के डेट में, उनको लोग देख रहे हैं, जिनका बड़ा नाम है, पब्लिक फिगर रह चुके हैं, तो चर्चा होती है। लेकिन जब हम देखते हैं तो उनके पास कमी कुछ नहीं थी, ना खाने की दिक्कत थी। क्या दिव्या भारती को पैसा नहीं था? हाँ, नहीं खा सकती थी वो। सुशांत सिंह राजपूत को पैसा नहीं रहा होगा, सब कुछ था, तो सुसाइड क्यों कर लिए? तो ये माना गया कि वो भी पॉइंट कहीं पे हो सकता है, भले बहुत केस में अलग है। हाँ, यहाँ पे IPS का बात करती है अलग, मतलब हाँ। इनका दिव्या भारती और इनका किस अलग है? नहीं, सेटिस्फेक्शन वाली बात कर रहे हैं। जो इंसान अपनी लाइफ के साथ सेटिस्फाइड है, वो इंसान ऐसा काम नहीं करेगा। बिकॉज आपकी लाइफ का मतलब सिर्फ अविनाश की लाइफ नहीं है, आपके मम्मी है, पापा है, भाई है, कल की डेट में आपका अपना एक फैमिली बनेगा, फिर उसके सराउंडिंग में कुछ लोग हैं, चाचा होंगे, ताऊ होंगे, नाना होंगे, दादा होंगे, और इंक्लूडिंग ऑल एक सोसाइटी होगी, हम लोग भी हैं। ठीक है, खुदा न खास्ता जैसे एक बच्चा है, कुछ साल पहले जाकिर हुसैन से एडमिट किया, उसका भाई मेरे फखरुद्दीन अली अमर टीचर्स ट्रेनिंग से B.Ed किया था।
परेशानी एक ऐसा चीज़ है वो ऑटोमेटिकली राइज होती है। हाँ, आप उसके जड़ को ख़त्म करेंगे तो नहीं होगा। तो इन लोगों के साथ सेटिस्फेक्शन नहीं रही, तो जब भी मतलब आप सीधे एक दिन सुसाइड करने का आइडिया उठते हैं, और सुसाइड के लिए ऐसा नहीं होता है, उसके पीछे बहुत दिन से आप अकेलापन महसूस करते हैं। बहुत सारी चीज़ों पर रिसर्च किया, और मेन जो पॉइंट आता है तन्हाई, अकेलापन, आपके ग्रुप में होते हुए आप अकेले हैं, आप लग रहा है 4 आदमी में, वहाँ पे कहा गया आपको कम से कम 2, 4, 5 लोगों को सुसाइड वाले केसेस, ज़्यादातर केस में, हमने 100% नहीं बोल रहे हैं, मगर ज़्यादातर केसेस में होता है पेयरिंग वाला मामला ज़्यादा दिखता है, माँ बाप वाला मैटर कम दिखेगा। अब होता है क्या, आपने एक इंसान के लिए अपनी पूरी लाइफ को कंपेरिजन दे दिया, मतलब माँ बाप एक तरफ, पूरी दुनिया एक तरफ, मतलब सारी दुनिया एक तरफ, मगर यू आर ओनली वन ऑफ द स्पेशल टू मी। तुम इतने ज़्यादा स्पेशल मेरे हो कि तुम्हारा जितना तो कोई हो ही नहीं सकता, पूरी दुनिया छोड़ देंगे, तुमको नहीं छोड़ेंगे। अब चलिए छोड़ दो दिया, श्रद्धा वाले में क्या दिख रहा है बताइए, कर दिया ना घर में। तो ऐसी चीज़ों को जगह नहीं देनी चाहिए, उसकी भी जगह आएगी, एक वक्त आएगा तो तब कीजिएगा। सर ये सोचने वाली बात तो है। इसीलिए क्या होता है कि अगर मान के चलिए आपने सारी चीज़ों को एक साइड कर दिया और दूसरे साइड एक आदमी को वैल्यू दे दिया, जिस दिन वो आपका वैल्यू तोड़ देगा, वो आपको वैल्यू देना छोड़ देगा, आपको लगेगा जब दुनिया को इसके लिए छोड़ दिया, आई हमें को छोड़ दिया, तब मेरे लिए बचा कौन। तो आपको लगता है कि अब हम, जैसे मान लीजिए लव मैरिज केसेस में क्या हो रहा है, लव मैरिज केसेस लगभग सक्सेसफुल नहीं है, लगभग इंडिया के अंदर में। इक्का दुक्का के एग्जांपल क्या तुमने, इक्का दुक्का तो क्या होता है, एक्सेप्शन है। तो उसमें होता क्या, लड़की सबसे हटके जाके शादी कर लिए, ना बाप का साथ मिला, ना माँ का साथ मिला, ना रिलेटिव्स का साथ मिला, ना कोई मिला, ना सोसाइटी मिली, उल्टे आपको पता नहीं मिला। जब आपको लगता है आप आपस में डिस्कोर्स हो रहा है, तो अब चाहिए था कि कोई थर्ड पार्टी बीच में आकर के उसको असिमिलेट कर दे, भैया ये गलती ऐसे नहीं थी, ये ऐसा था। लेकिन लगता कैसे बोलेंगे, पापा कहेंगे हम बोले थे कि ना, भूल रही हो ना, ये एक कंफ्यूजन होगा। माँ को बोले कहेंगे करो और भी कोई है बोलो। तो इतना मतलब कंफ्यूजन है कि सोचता है किसको बोले, मेरा तो कोई है ही नहीं। और वो जो पॉइंट होता है बहुत अकेलापन होता है, उस वक्त माइंड कुछ भी कर लेगा। इसीलिए कहा गया कि बहरहाल हम बात इस स्टेज की कर रहे थे, यहाँ पे बच्चे को स्वायत्ता की भावना तब आएगी जब यहाँ से ट्रस्ट आएगा, और तब जाके इनिशिएट कर पाता है बंदा। इनिशिएट कर पाने में होगा तो वो सक्सेसफुल कुछ ना कुछ कर, गिल्टी का सेंस, जुर्म के सेंस में वो ऐसी दुनिया में चला जाएगा जहाँ से लौट पाना बहुत आसान उसके लिए नहीं होगा। इसलिए क्या है कि इसमें हमको समझना पड़ेगा कि बच्चे के मन की जो दशा है वो क्या है। अगर बच्चे के मन की दशा को हम नहीं समझ पाते हैं तो क्या होगा, बच्चा भी आपको नहीं समझ पाएगा। ये तो 3 स्टेज था जहाँ तक हम बात कल कर चुके थे, ठीक है। इसके अलावा कौन से स्टेज की बात किया था याद है, चौथा स्टेज इसके बाद आएगा। चौथा स्टेज क्या आएगा, इसके बाद आएगा जहाँ पर बच्चा, ठीक है, जहाँ पे बच्चा क्या करता है। हमने इनिशिएटिव की बात कर ली कि बच्चा इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट में चला गया, या तो काम करने की तरफ जागरूक हो जाएगा, बढ़ेगा, और नहीं अगर होगा तो उसको गिल्टी फील होगी, उस काम को छोड़ ही देगा, उसको लगेगा मेरे बस का नहीं है। तो ऐसा कब होता है, जब मेरी समस्या बढ़ चुकी होती है, हमने उसको एसिमिलेट नहीं किया है टाइम टू टाइम, उसको असेंबल होने दिया है, जमा होने दिया है। एक वर्ड असिमिलेट बोल रहे हैं, मतलब टकरा करके उसके बीच का जो फैक्ट था जो हमको रोक रहा था उसको जान गए। दूसरा क्या था, नहीं किया उसको हम तो असेंबल होने लगा, एक बना और बना और बना, एक कचरे का ढेर खड़ा हो गया। अब इतना बड़ा इसको कैसे कूदें, तो हम उसको छोड़ देना पसंद करते हैं, चलो 5 नंबर के चक्कर है, बाकी सारा नंबर डैमेज हो रहा है, तो लास्टली क्या होता है, आप छोड़ ही देते हैं उसको, आप वहाँ से आगे नहीं बढ़ पाते, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, चौथा स्टेज आता है। इसके बाद चौथा स्टेज क्या है, चौथा स्टेज में होता है इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी। इंडस्ट्री क्या है, लिख लीजिएगा, इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी। इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी का जो एज है, ठीक है, लिख दें, लिखिए INDUSTRY, इंडस्ट्री, इंडस्ट्री, इन्फीरियरिटी। इसमें क्या होता है, 6 से लेकर 12 साल तक का टाइमिंग है। सोचने वाली बात है, 6 से 12 साल तक का टाइम कौन सा होता है पता है, 6 से 12 साल तक का जो टाइमिंग है, जब हम पढ़ते हैं नॉर्मली, किसी मनोवैज्ञानिक को नहीं जोड़ते हैं, सीधे काल की बात करते हैं, सीधे काल की बात, तो होता है कि 0 से 6 वर्ष तक का जो काल है वो शैशव काल की अवस्था है। शैशव काल में डिफरेंसेस भी है, अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने, किसी ने 5 साल तक मान लिया है, किसी ने उससे कम मान लिया है, किसी ने उससे ज़्यादा मान लिया है, ठीक है, किसी ने 7 साल ही मान लिया, उसके पीछे नहीं जाएंगे। एक एवरेज जो टाइमिंग दिया गया है 0 से 6 साल तक का दिया गया शैशवावस्था के लिए, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, शैशवावस्था के बाद तो 6 से 12 साल तक का टाइम आता है जो बाल्यावस्था की एज है, और इसके बाद जो टाइम आता है किशोरावस्था आता है, मतलब किशोरावस्था का जो टाइमिंग है वो 12 से लेकर 18 साल होता है। उसमें भी कंफ्यूजन है, 12 से लेकर के 18 जैसे बोला तो 13 से लेकर 19 भी कुछ लोग मानते हैं, और 14 से लेकर 20 भी मानते हैं, तो वो अलग है। लेकिन हम फिलहाल एक जो स्टैंडर्ड टाइमिंग बांटा हुआ है वही है। तो फिलहाल हमको ना तो 12 से 18 में जाना है, अभी जिस स्टेज की बात कर रहे हैं, और ना ही हमको 0 से 6 में जाना है। जाना कहाँ है, 6 से 12 में, जिसको बाल्यावस्था कहा गया है,
इसमें कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो स्कूल लेवल पे बच्चे में आती है, क्योंकि बच्चा 6 साल में एडमिशन के लिए एंट्री मार लेता है, स्कूल वो चला जाता है, लेकिन स्कूल में जब वो गया है तो उसको पहले वो अपने घर का माहौल देख चुका है। घर के माहौल के अलावा सोसाइटी में आने जाने लगा है, चाचा क्या जाता होगा, नानी क्या जाता होगा, दादी क्या जाता होगा, 4 दोस्त उसके यहाँ होंगे, 4 दोस्त उसके वहाँ होंगे, 2-4 दोस्त उसके मोहल्ले के होंगे, सबके साथ कभी वो कहीं टाल गुल्ली खेल लेगा, तो कहीं पर वो कार्ड गेम खेल लेगा, कहीं पर वो गोली भी खेल लेगा, ये भी खेल लेगा, और कहीं पर बैठ के वो बहुत शालीनता वाला वो चलो अंताक्षरी खेल लेगा, कोई गेम खेल लेगा, कोई वर्ड पजल गेम खेल लेगा, है ना। तो मतलब अच्छे बुरे दोनों के बीच वो जा रहा है। अब डिपेंड ये करता है कि वो अपने आप को कैसे मॉडल करेगा। तो उसका मॉडल करने का स्टेज अभी नहीं है। जो फैक्ट बात है कि अभी वो डायरेक्ट जिसने ले ले कि ये अच्छा है, उसको खेल में ज़्यादा मजा आ रहा है, तो उसको तो उसी को अच्छा मानेगा ना। तो अब यहाँ पे जिम्मेदारी हो जाती है शुरू गार्जियन की। वो 6 घंटा स्कूल में स्पेंड करके आया, रात के टाइम में सो गया, बाकी रात में 6 घंटा 8 घंटा सोया होगा, 8 से 14 के अलावा भी तो आपके पास 10 घंटे का टाइमिंग है, जिसमें खाना पीना तो इंक्लूडिंग खाएगा वो। तो ये 8-10 घंटे का टाइम जो गार्जियन के साथ स्पेंड कर रहा है, कोई अगर ट्यूशन पढ़ाने के लिए भी अगर आ गया तो 1 घंटा पढ़ाएगा ना, थोड़े दिन में बैठा रहेगा आपके साथ। आप पढ़ाने जाते हैं, पढ़ाई चले आए, बाकी टाइम क्या करता है, क्या मतलब है उससे? कोई मतलब नहीं है। किससे मिलता है, कब मिलता है, क्या करता है, कैसी बात करता है, मोबाइल आपने दिया, किसने दिया, क्यों दिया, नहीं दिया। आप मना कर सकते हैं किसी गार्जियन का मोबाइल मत दीजिए, आप कह सकते हैं नहीं देना चाहिए, हम देंगे तो क्या आप दे दीजिए, हम क्यों रोकेंगे सर? आपका पैसा, आपका बच्चा, आपका मोबाइल, दे दीजिए आराम से, ठीक है। वो टाइम बम ला के दे रहे, आप रोक देंगे? दे दे ला के टाइम बम। तो कहने का मतलब ये है कि नहीं, गार्जियन की जिम्मेदारी होती है, टीचर की जिम्मेदारी पे हम नहीं थोप सकते उसको। ये जो 6 से 12 साल का है, टीचर के ऊपर बहुत ज्यादा नहीं। हाँ, टीचर जो आपने स्कूल लेवल तक है, स्कूल का बच्चा निकला कहाँ चला गया, ये कौन देखेगा? गार्जियन देखेगा। किस किस से बच्चा मिलता है वो कौन देखेगा? गार्जियन देखेगा। फोन होती है, बात होती है, घंटों बात करता है। क्यों बात करता है? वो बात करने में फर्क होता है। आप सबके साथ बात कर ले रहे हैं और फोन लेके भाग जाते हैं, कोना पकड़ लेते हैं, दोनों में फर्क है। कोना क्यों पकड़ लिया? वो नॉर्मल बात तो नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि लड़का लड़की वाला मैटर होगा, मारपीट वाला मैटर भी तो हो सकता है, कुछ भी तो हो सकता है, लेन देन वाला मैटर हो सकता है, झगड़ा हो सकता है। आपको अभी केयरिंग करना पड़ेगा ना बच्चे का। इस स्टेज में जितनी भी गलती बच्चा करेगा उसमें ज्यादातर रोल यहाँ भी गार्जियन का ही होगा। गार्जियन में सिर्फ हम टीचर को भी साथ में, गार्जियन जो घर के अपने बड़े हैं उनकी बात भी करना। जो टाइम बच्चा स्पेंड करता है 6 घंटा स्कूल का, वहाँ स्कूल का मैनेजमेंट चेक कर लेगा। लेकिन जब वहां से आने के बाद बच्चा आपके घर में 8-10 घंटा व्यतीत करता है, उसको भी क्या स्कूल ही देख लेगा? नहीं देखेगा। तो बच्चे का जो ग्रुप बना है, ये गैंग स्टेज वाले ग्रुप है। बच्चा गैंग बना लेता है, अपने जैसे लोगों का ग्रुप बनाता है। उसको लगता है ये 4 लड़का मेरा दोस्त है, 2 लड़का मेरी बात मान रहा है, मेरी तरह से चल रहा है, उसके यही तो अच्छा दोस्त है। उन्हीं को फॉलो करके उनके साथ शेयरिंग करता है, कुछ उनके ऊपर रिस्क भी ले लेगा। तो यहाँ पर बच्चों को देखना बहुत जरूरी है। अगर तब केयरिंग नहीं किया है तो बच्चा डाइवर्ट बहुत आसानी से हो जाएगा। और उसके बाद जो टाइम आता है, स्टैनली हॉल को पढ़िएगा। स्टैनली हॉल की बात हम यहाँ कर नहीं रहे तो अभी बात करेंगे नहीं, लेकिन स्टैनली हॉल ने कहा है कि किशोरावस्था जो होती है, एडोलेसेंस जिसको बोलते हैं, ये तूफानों की अवस्था है। यहाँ पे बच्चे में इतने ख्याल आते हैं जिसका कोई तोड़ नहीं है। उसको लगता है करोड़पति बनना चाहिए, लेकिन ये नहीं लगता है कि जो लोग करोड़पति बने हैं, अमिताभ बच्चन को वो देख ले, करोड़ों का मालिक है, करोड़ रुपया दे देता है किसी को, लेकिन वो अमिताभ बच्चन वही अमिताभ बच्चन है जो 7 लगातार फिल्मों में फ्लॉप हुआ। ये नहीं दिखता बच्चों का, कहाँ से पता है? अपने ऑफिस गए हैं। अच्छा, अमिताभ बच्चन वेरी गुड। न्यूज़ पे आया। अच्छा, तो ये जो स्टेज है ना, इसमें बच्चे को गाइड करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि स्कूल की पूरी एक्टिविटी, घर में रहते हुए एक्टिविटी में बच्चा क्या कुछ कर रहा है, आपको नयापन दिखेगा। क्योंकि बच्चा एडेप्टेशन वाली स्टेज में है। अगर आपको लगता है बच्चा स्मोक करने लगा या आपके घर से चीज़ें गायब होने लगी, कुछ चीज़ इधर उधर होती है, बराबर ऐड आता है टीवी वगैरह में कि आप केयरिंग करें, तो केयरिंग कैसे करें? उसको सही टाइम में पकड़ लेंगे तो उसको रिमूव कर सकते हैं, लेकिन वही लेट बहुत बाद में आप इस काम को नहीं कर सकते हैं। तो ये जो स्टेज है, ये वाला मतलब इंडस्ट्री डेवलप हो जाएगा। इंडस्ट्री डेवलप हो गया तो बच्चा बहुत आगे बढ़ जाएगा। जाहिर सी बात है, वो प्लेस हो गया एक जगह तो आगे बढ़ेगा, नहीं तो इन्फिनिटी में चला जाएगा, डर लगेगा क्या करें क्या नहीं करें, कंफ्यूज है, वो आगे नहीं कर पाएगा। तो इसमें जो बड़े बड़े फैक्ट्स होते हैं उसको हम समझेंगे। इसमें जो बड़ा अंतर दिखता है वो क्या होता है, ये जो हो गया। इसमें लिखिएगा एडोलेसेंस के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। एडोलेसेंस के अंदर 2 चीज़ होता है, एक पॉजिटिव आउटकम मिलेगा, एक नेगेटिव आउटकम मिलेगा। आउटकम क्या होता है? रिजल्ट होता है, अच्छा प्रभाव और बुरा प्रभाव, 2 चीज़ उस बच्चे के सामने आती है। तो अगर हम किसकी बात कर रहे हैं, नॉट एडोलेसेंस, हम बात कर रहे हैं चौथे स्टेज की, मतलब इंडस्ट्री वर्सेस इन्फिनिटी लिखा है ना। इसमें क्या होता है, अगर बच्चे को इंडस्ट्री वाला माहौल मिल गया, मतलब बच्चा पॉजिटिव था, बच्चे का विश्वास बना रहा है, बच्चा ट्रस्ट में रहा, बच्चा उससे और आगे बढ़ा, बच्चे में स्वायत्ता की भावना जगी,
बच्चा अपने आप ऑटोनोमी सिटी में चला गया, काम करने की तरफ अग्रसर हुआ, बच्चे ने कोई काम को इफेक्टिवली इनिशिएट कर दिया, बच्चा काम करने लगा, अब उसके हिसाब से वो ढलने लगा, काम अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, ठीक है। जाहिर सी बात है, छोटे बच्चे की बात करें, नौकरी तो नहीं करेगा, वो घरेलू काम करेगा, पढ़ने लिखने से जुड़ा काम करेगा, होमवर्क से जुड़ा काम करेगा, माँ ने कुछ काम कहा, जाओ धनिया पत्ती ले आओ, जाओ सब्जी ले आओ, ये सब काम करेगा। इन्हीं के बीच कोई ऐसा काम अपवाद घुस जाएगा जिसमें वो कंफ्यूज हो रहा है, तो उसको आपको ऑन टाइम पकड़ना पड़ेगा, नहीं तो धीरे धीरे पकड़ते पकड़ते वो क्या होगा, ग्रिपिंग उसकी स्ट्रांग हो जाएगी, फिर बैकअप करना उसके लिए आसान है। तो यहाँ पे क्या होगा, या तो वो इंडस्ट्री में चला जाएगा या इन्फिनिटी में चला जाएगा। तो यहाँ दो तरह के आउटकम मिलेंगे, एक पॉजिटिव आउटकम मिलेगा, एक नेगेटिव आउटकम मिलेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रभाव, अच्छा प्रभाव या बुरा प्रभाव। फिर से वहीं चलेगा, कहाँ, थॉर्नडाइक में। थॉर्नडाइक ने प्रभाव की बात की थी, त्रुटि के बाद, प्रयास के बाद, जब जानवर की सूझबूझ को ट्रस्ट वो चेक कर रहे थे, तो उनको ये लगता है कि जानवर या तो अच्छे प्रभाव में जाएगा या बुरे प्रभाव में जाएगा, अच्छा इफेक्ट होगा या बुरा इफेक्ट होगा, है ना, वो आउटकम के ऊपर डिपेंड करेगा। और यही चीज़ स्किनर ने भी बताया था, जब 1930 के अंदर उन्होंने कबूतर के ऊपर रिसर्च किया, 1943 के अंदर जब उन्होंने रिसर्च किस पे किया था, चूहे के ऊपर, तो दोनों में उनको लगा पजल बॉक्स के अंदर 2 बटन जो लगाया था, इसी वजह से कि अच्छे प्रभाव पर उसका फोकस होता है या बुरे प्रभाव पर। अगर दोनों एक रंग का बटन होता, मान ली दोनों ग्रीन, तो मानते कंफ्यूज है, कभी इसको उसका दबाना अच्छे में, लेकिन 2 डिफरेंट कलर है जिसको पता चल सकता है कि ये रेड है और ये ग्रीन है, फिर भी ग्रीन को बार-बार पुशअप करता है, तो एक इफेक्ट वो खोज रहा है जो अच्छा प्रभाव उसके लिए है। तो हम फिर से वहीं पर चले जा रहे हैं, इंडस्ट्री वर्सेस इन्फिनिटी में प्रभाव के ऊपर। अच्छा प्रभाव मिलेगा, अच्छा रिजल्ट मिलेगा ना, परिश्रम या कितनी मेहनत या कितना लेबर हार्ड कर सकता है आगे बढ़ने के लिए, या नहीं तो फिर उसको लगता है कि मेरे अंदर वो कैपेसिटी नहीं है कि हम कुछ कर सकेंगे। हमको लोगों ने तुच्छ मान लिया, एक तरह से हम सोसाइटी के लिए है ही नहीं, सोसाइटी हमसे कहीं ऊपर निकल चुकी है, तो अब लगता है इतने ऊपर अब हम कैसे मैनेज करें। तो ये उसको अपने अंदर लगता है कि हीन भावना आ जाती है, हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। हाँ, यही बाल्यावस्था भी कहलाता है स्टेज में। अगर आपको क्वेश्चन घुमा देगा अगर, तो बोल सकता है बाल्यावस्था इन्होंने नहीं कहा, लेकिन पूछेगा कि बाल्यावस्था एरिक एरिक्सन के अकॉर्डिंग कौन सी अवस्था में पाई जाती है। बाल्यावस्था पूछ रहा है, लेकिन एरिक एरिक्सन का नाम घुसा दिया है, ठीक है। हालांकि एरिक एरिक्सन ने बाल्यावस्था तो बताया नहीं, लेकिन वो कह रहा है एरिक एरिक्सन के हिसाब से, के मुताबिक, के अनुसार, है ना, कौन सी अवस्था ऐसी है जो बाल्यावस्था को टच करती है। जाहिर सी बात है इसी में होगा, ठीक है। इसके बाद चलते हैं, आइडेंटिटी फॉर्मेशन की बात आती है, लिखिएगा। इसके बाद वाला आइडेंटिटी फॉर्मेशन होगा, आइडेंटिटी होगा या वर्सेस रोल कंफ्यूजन। आइडेंटिटी क्या होती है, पहचान बनाता है आदमी, आपकी पहचान है। फॉर एग्जाम्पल राजू जी है, कोई भी अगर अभी डॉक्टर साजिद साहब के यहाँ पे जाएगा तो उसको कहाँ से गुजरना है, पहले साजिद साहब डायरेक्ट देखेंगे उसको नहीं ना, उसको अपनी जगह लगानी होगी, पुर्जा लगाना होगा, ठीक है। सवाल यह है कि हर कोई इंपॉर्टेंट, तो क्या होगा, वो कंफ्यूज नहीं होगा। लेकिन अगर वो कंफ्यूज हो गया तो डाइवर्ट हो जाएगा, क्या करे क्या नहीं करे, इस तरीके से वो अपने टारगेट से मिसगाइड हो जाएगा, ये कहने का सेंस है। ये जो स्टेज है ये वाला, या तो बच्चा आइडेंटिटी फॉर्मेशन कर चुका है तो उसी आइडेंटिटी को और बढ़ाना चाहिए। जैसे एक डॉक्टर हो चुका है तो अब वो क्लिनिक पे फोकस करेगा, डॉक्टर है, और ज़्यादा नाम कैसे हो, और ज़्यादा दूर तक कैसे फैले, इसका क्या स्कोप होगा, है ना, ये वो लेके चलेगा। और अगर यहाँ पे कंफ्यूज है तो क्या होगा, सोचेगा पहले करना क्या है जिसमें हमको जगह मिलेगी। तो दोनों दो तरह की सिचुएशन है, ठीक है। इसको बच्चा गेन करता है। उसके बाद क्या आता है, इसके बाद बच्चे माहौल आ जाता है। इसके बाद वाला स्टेज, ये कौन सा स्टेज हो गया आपका, 5वां स्टेज हो गया। 6ठा स्टेज की बात हम करेंगे तो वहाँ क्या लिखेंगे, लिखेगा जेनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। जेनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। यहाँ पे बच्चा क्या होता है, 30 से 50 साल की एज, बच्चा नहीं होता, जाहिर तौर बड़ा हो गया है ना। जेनरेटिविटी मतलब उत्पादकता है, वो जनरेट कर सकता है, कुछ दे सकता है सोसाइटी को, अब उस लायक हो चुका है। जैसे आप डॉक्टर बन के बता दे रहे हैं, इसमें क्या उत्पादकता वर्सेस स्टैग्नेशन में आप आइएगा। उत्पादकता जेनरेटिविटी है, ठीक है। और स्टैग्नेशन में क्या होता है, स्टैग्नेशन ही आपका क्या होता है, आपको अलग करता है। बिल्कुल जैसे अभी हम बात कर रहे थे इसका, सुशांत सिंह राजपूत की बात किया, तो सारी चीज़ें मिली हुई थी। वो उत्पादकता में जा सकता था, प्रोडक्टिविटी कर सकता था, वो अपने से नीचे वाले लोगों को, मतलब वो ठीक है जहाँ जाना चाह रहे हैं। आप शाहरुख खान बनना चाह रहे हैं आज के डेट में, तो शाहरुख खान का भी तो बहुत बैक का स्टोरी होगा कि वो बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ा। अमिताभ बच्चन बनना चाह रहे हैं आज के डेट में, तो भगवान की तरह देखता है इंडस्ट्री के अंदर, लेकिन वो भी तो धीरे धीरे अपने आप को वहाँ तक स्प्रेड किया है। तो अगर वो नहीं कर पाया तो फिर वो प्रोडक्टिविटी क्या दे पाएगा। एक छोटा पौधा क्या देगा, टूट जाएगा आदि के थपेरे में। लेकिन अगर वो बड़ा हो जाएगा, डेवलप्ड हो जाएगा, देन वो क्या करेगा, वो चीज़ों को दे सकता है, जनरेट कर सकता है। तो जनरेट करने वाली कंडीशन में अगर आप आ जाते हैं तो आपके पास बहुत सारे स्कोप होते हैं। आप छोटा सा भी एफर्ट करेंगे, बड़ा सा काम कर सकते हैं।
ठीक है। जैसे मान लीजिए आप डॉक्टर है, किसी को आप मान लीजिए ज़रूरी नहीं कि आप सैलरी पे रखें, कुछ ऐसा भी लोग होगा जो सैलरी नहीं चाहता होगा मगर एक्सपीरियंस चाहता होगा, तो आप उसको फ्री ऑफ कॉस्ट अपने यहाँ रख देंगे, आपका काम भी आसान होगा, उनका काम भी आसान होगा। ये जेनेटिविटी है, प्रोडक्टिविटी को डेवलप करता है। लेकिन अगर आप ऐसा करने से कतराते हैं, आपको लगेगा मेरे बिजनेस का लोग ज़्यादा हो जाएगा जानने वाला, तो मेरी दुकान कैसे चलेगी, वही चीज़ होगा जो होम्योपैथ वाले कर रहे हैं। होम्योपैथ की दुकान बंद क्यों होने की कारण पड़े, यार उतना डेवलप क्यों नहीं है, लोग उतना फेमस क्यों नहीं करते हैं उसको। वो जो भी दवा देते हैं सब गोली होती है वाइट वाइट, सब में 4 बूंद टपका दिए, उसमें नाम कहीं नहीं है बस। लेकिन आप अगर एलोपैथ का इलाज कराते हैं तो क्रोसिन है, सेलिन है, बहुत तरह की ऐसी दवाई है, नाइस है, सब बहुत सारी दवाओं का नाम आप ऐसे ही जानने होते हैं। तो उन्होंने पुर्जा लिखा है, अगला डॉक्टर उससे मिला करके अगली दवा आपको दे रहा है। तो एक सिस्टम बना हुआ है लोगों को जोड़ने का, ये जो जोड़ है ये वहाँ पे नहीं होता। तो इसलिए क्या होता है, जब जोड़ नहीं होगा तब टूटेंगे। यहाँ पे सक्सेस और फेल्योर दोनों एक साथ टकराती है, क्योंकि आप जनरेट कर सकते थे ना, आप जनरेट किए नहीं, तो जनरेट नहीं किया तो क्या होगा, आप जहाँ पर थे वहीं रुक जाएंगे। उसका आपका एक लाइफ टाइम होगा, आप वहाँ से आपकी एक स्ट्रेंथ भी होगी, उसी के सर्किल में पढ़ा जाएंगे। लेकिन जब ये अगर आपने क्या किया, जब आपने अपने आप को उस पॉइंट पर और लोगों से कनेक्टिविटी कर दिया, उन सब का भी स्कोप बढ़ा हुआ है ना। मान के चलिए एक बड़े डॉक्टर के 10 कंपाउंडर है, तो 10 कंपाउंडर का अपना सर्किल है या नहीं है, उस 10 सर्किल के जरिए से डॉक्टर का सर्किल क्या हो गया, एक वाइड रेंज में पहुंच गया, तो जेनेटिव हो गया वो, उसमें सभी के लिए काम मिल जाएगा, उस डॉक्टर को भी नया काम मिल जाएगा ना, डॉक्टर भी अपना स्ट्रेंथ बढ़ा लेगा। तो ये चीज़ें आती हैं, अगर नहीं कर पाएगा तो फेलियर हो जाएगा। इसलिए अगर वो अपने आप को एक्सपेंशन करता है, एक मोड होगा एक्सपेंशन का, फैलाव का, या अपने आप को सक्रिय रूप में आगे बढ़ाने का, वो कर लेता तो ठीक है, अगर वो नहीं करता तो क्या होगा, वो वहाँ से डैमेज हो जाएगा। इसके बाद का स्टेज आपका आता है इंटीग्रेटिव वर्सेस डिस्पेयर का। जो वर्ड है इंटीग्रेटिव क्या होता है, एकत्रित करना होता है, एकत्रित करना होता है। और अगर हम डिस्पेयर की बात करें तो क्या होता है, अलग थलग हो जाना होता है, पेयर जोड़ा होता है। डिस्पेयर जब हम बोल रहे हैं तो डिस वर्ड लगा के क्या बनाते हैं, नेगेटिव बनाते हैं। शुरू वाले मैच में अपने थे स्टार्टिंग में, इसी मैच में स्टार्टिंग में पहले हम 3-4 चीज़ को अलग से टर्म, यहाँ आप तो थी ना भारती, आप तो रहेंगी, जिसमें हम आपको अनवर्ड कब लगाते हैं, इन कब लगाते हैं, नन कब लगाते हैं, डिस कब लगाते हैं, जैसे डिसग्राफिया, डिसलेक्सिया, ऐसे टर्मोलॉजी का इस्तेमाल करने के लिए। तो उन्होंने कुछ वर्ड बताया था कि जिसको हम नेगेटिव बनाने का काम करते हैं, जैसे पोलर है तो नॉन पोलर कर दिया, ठीक है, डिफरेंट है तो इनडिफरेंट कर दिया, ठीक है ना, तो इससे नेगेटिव बनाने का काम करते हैं, है ना। तो उसी में क्या है, डिस भी वर्ड था जिसका हम आगे बहुत यूज़ देखते हैं, जैसे कि डिसलेक्सिया एक वर्ड आता है, ठीक है ना, डिसग्राफिया आता है ना, तो ये सारा डिस्फेजिया आता है, ये सब टर्मोलॉजी में डिस वर्ड ही आ रहा है। तो डिस हम समझेंगे, फिर बाकी जो वर्ड है उसका मीनिंग है, उससे हमको सारा क्वेश्चन अपने आप ही समझ में आ जाता है। तो यहाँ जो डिस्पेयर वर्ड आ रहा है, डिस्पेयर का मतलब क्या होता है कि आपको तोड़ देता है, अलग कर देता है, या तो आपको आगे बढ़ने देगा, इंटीग्रेट करने देगा, एकत्रित करने देगा, एकीकृत करने देगा, बढ़ने में मौका देगा, और नहीं देगा तो क्या करेगा, वो आपको ब्रेक कर देगा। ये 60 ईयर से लेकर के ऊपर तक का एज इसमें आ जाता है। ये जो टोटल फिनोमेना है, ये स्टडी है, ये एरिक एरिक्सन की थ्योरी है, जिसने 8 स्टेजेस में पूरे लाइफ स्पैन को बांटा है। इसलिए एरिक एरिक्सन की थ्योरी को कई मामले में अच्छा इसलिए माना जाता है कि ये किसी एक एज की बात नहीं कर रहे, किसी एक एज ग्रुप की बात नहीं कर रहे, पूरे होल लाइफ साइकिल की बात कर रहे हैं, जबकि औरों में ये चीज़ देखने को नहीं मिलती। औरों में भी है, औरों में भी है, लेकिन अलग तरीके से 8 हिस्से इन्होंने बांटा। अगर हार्वर्ड गार्डनर की बात करते हैं तो उन्होंने भी स्किल के अकॉर्डिंग बांटा है। आप उसमें कहेंगे स्किल के अकॉर्डिंग, यहाँ पर स्किल पैदा करने की बात हो रही है कि बच्चा स्किल कैसे पैदा करेगा, उसको ऐसा माहौल कैसे दें। इट्स अ थॉट्स, यहाँ पे यही व्यू दिख रहा है कि टोटल का टोटल थॉट यहाँ पर एरिक एरिक्सन का इस बात पर फोकस करता है कि एक बच्चे को अच्छा माहौल कैसे जनरेट करके दें हम, ताकि बच्चा अच्छा से अच्छा कर सके, परफॉर्म कर सके, सोसाइटी के अंदर अपना एक ये व्यू दे सके। ये मेरा माइंड सेट होता है, इसके हिसाब से हम पढ़ते हैं, और ये 8 हिस्से में उसको हमने बांटा इसी वजह से, ठीक है। अब रह गया, अगर इसी के साथ, इसी के सापेक्ष अगर हम बात करें हार्वर्ड गार्डनर की, तो हार्वर्ड गार्डनर की बात करते हैं, हार्वर्ड गार्डनर ने भी 8 स्टेज में बांटा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन हार्वर्ड गार्डनर के 8 स्टेजेस बांटने का मतलब क्या था, उन्होंने एक टाइप की बुद्धि वाले लोग एक टाइप का काम करेंगे, लेकिन आप देखेंगे एक्सेप्शन केस मिलेगा। एक आदमी जो अच्छा लिखने वाला है, अच्छी राइटिंग स्किल है, उस राइटिंग स्किल के अलावा वो अच्छा गा भी लेता है, तो 2 तरह की क्वालिटी आ गई। जबकि एक दूसरा आदमी जो सिर्फ सिंगर के नाम से जाना जाता है, जैसे लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी, ठीक है, तो ये सारे जो नाम हैं वो गाने के तौर पे अच्छे गायक के तौर पे जाने गए। म्यूजिशियन है, उसके गाना को और अच्छा कैसे बना दिया जाता है, म्यूजिक के जरिए से। आप ऐसी वैसी भी आवाज़ होगी तो म्यूजिक क्या करती है, उसको
कई ऐसे गाने हैं जिसकी म्यूजिक बहुत ऊपर है, उसने गाने को प्रमोट कर दिया है, ठीक है। कई ऐसे सॉन्ग है जिसका म्यूजिक ही सुनते हैं, रिंगटोन में लगा लेते हैं लोग, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो एक दूसरे को सपोर्ट करके आगे बढ़ते हैं, लेकिन दोनों एक साथ चल रहा है। म्यूजिशियन का अलग माइंड है, उनका माइंडसेट कैसा होता है, कैसा स्वभाव होता है, क्या नेचर होता है उनका। साथ में अगर एक सिंगर है तो उसका स्वभाव कैसा होता है, एक राइटर उसका स्वभाव कैसा होता है, कैसी बातें वो करता है, ठीक है। ये चीज़ है। अगर मान लीजिए इमरान प्रतापगढ़ी का नाम जोड़ेंगे, इमरान प्रतापगढ़ी आज एक पॉलिटिशियन है, कांग्रेस में जुड़ गया है, तो पॉलिटिशियन है। तो पॉलिटिशियन वाली जो क्वालिटीज़ है कि पब्लिक को एक फ्रेम में ला करके अपना मैसेज उस तक कन्वे कर दे, ये काम तो वो करेगा ना, कर भी रहा है। तो उसको करने में वो किस चीज़ का सहारा ले रहा है, वो अपनी पोएट्री का सहारा ले रहा है। और एक बार बातों को ढक देता है, और बातों को ढकता है तो उसको पोएट्री के फॉर्म में ढक देता है, तो वो ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाती है। एक ऐसे लोग, बहुत सारे ऐसे भी लोग जो नॉन पॉलिटिकल होंगे मगर उनको इंटरेस्ट है उसकी पोएट्री में, तो पोएट्री सुनने के बहाने उसको सुन रहा है। तो अगर पूरी बात आपकी सुन लेंगे तो कोई ना कोई माइंड का स्ट्रक तो होगा ही। जैसे कि आपने पढ़ा होगा इनके बारे में, रविंद्रनाथ टैगोर क्या कहते हैं, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ टीचिंग इज नॉट टू एक्सप्लेन द मीनिंग, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ टीचिंग इज नॉट टू एक्सप्लेन द मीनिंग बट टू नॉक द डोर ऑफ माइंड। मतलब पढ़ने पढ़ाने का मतलब कोई मीनिंग को स्पष्ट कर देना, समझा देना, लिखा देना नहीं होता है, बल्कि आपके माइंड के किसी दरवाजे को नॉक करना होता है ताकि आइंदा आपको जागरूक बना दे, ताकि आप खुद से भी कुछ कर पाने में सक्षम हो। यही चीज़ है। इतना ही नहीं, अगर ये उनकी हम कथन बोल रहे हैं तो हो सकता है गलत हो, है ना, हालांकि गलत नहीं है। दूसरी तरफ एजुकेशन के बारे में बहुत सारी डेफिनेशन है। महात्मा गांधी ने ये कहा, फलाने ने ये कहा, इसने ये कहा, स्वामी विवेकानंद ने ये कहा, सब बताते हैं। एजुकेशन का होलसेल मीनिंग हम बात करें तो क्या होता है, कोई कहता है कि सर्वांगीण विकास को ये कोई वो, एक नॉर्मल सा शब्दावली क्या होगा जिसमें एक वो बच्चा जो सर्वांगीण को नहीं समझ रहा है वो भी समझ जाए, जो बहुत अर्थ में स्वामी विवेकानंद को नहीं पढ़ा हो वो भी समझ ले, है ना, जो महात्मा गांधी को नहीं पढ़ा वो भी समझ ले। सीधी सी बात है, एजुकेशन क्या, व्हाट इज एजुकेशन, है ना। एजुकेशन का तो आप ही बताइए, एजुकेशन क्या होगा, कोई आदमी बताइए, एजुकेशन किसको बोलेंगे? एजुकेशन वो जो सही नागरिक, एजुकेशन मतलब एजुकेशन मीन्स हुआ कि हम अपने समाज में एक अच्छा उसको नागरिक बनाएंगे, समाज में अच्छा नागरिक बनाना। अच्छा, आप बोलिए। आदमी के अंदर जो एबिलिटी होती है ना, उसी को एजुकेशन बोलते हैं। मतलब जो उसकी मतलब गाँव में एबिलिटी आपके अंदर है मान लिया, लेकिन आपकी एबिलिटी हम यहाँ पे कितना देख पा रहे हैं? आपको घर पे खाना बनाने आता हो सकता है खाना बनाने में बहुत ज़्यादा दक्ष हो, 4 अलग अलग जो बावर्ची बना लेगा उससे भी अच्छा खाना बना लेते हैं, मैं भी मान लिया। लेकिन ये अविनाश को पता है, गुंजा तुमको पता है खाना बहुत अच्छा बनाते हैं, कौन कौन सा चीज़ अच्छा बनाते हैं, पता है? नहीं पता है। या गुंजा क्या बनाते हो आपको पता होगा, ये नहीं पता होगा। या अविनाश को भी खाना बनाने आता हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा खाना बनाने आता हो, ये भी कोई बड़ी बात नहीं हो सकता। क्या मर्द को खाना बनाने नहीं आता है? आता है, बहुत लोग बनाते हैं अच्छा खाना। तो लेकिन वो योग्यता हमको दिखा कहाँ? आप जो बोल रही हैं कि ठीक है, वो दिखना भी तो चाहिए ना, तभी ना मानेंगे हम। बोल चाल की भाषा में क्या बोलते हैं, जो दिखता है वो बिकता है, ये ना कहा जाता है। अगर आपके पास सारा चीज़ है लेकिन दिखाई नहीं पब्लिक है तो बिकेगा? पहले दिखेगा। तो आपका वो टैलेंट दिखेगा कैसे, सो बताओ। एजुकेशन यही काम करता है। तुम भी बोलो, हो जाए एक डिफरेंशिएशन, तुम भी कुछ बोलो। ये सवाल में क्या है, सब क्या करते हैं, अक्सर कोट करते हैं, कोई सर्वांगीण विकास को, कोई ऑल अराउंड डेवलपमेंट की बात करते हैं अंग्रेजी में इसी बात को, या और अलग अलग एस्पेक्ट को लेते हैं। कोई कहता है स्किल आ जाए, कोई कहता है नॉलेज आ जाए, कोई कहता है क्वालिफिकेशन आ जाए, कोई कहता है क्वालिटीज़ आ जाए, कोई कहता है मतलब वेल्थ आ जाए, कोई कहता है सक्सेस आ जाए, नाम आ जाए, पहचान आ जाए, आइडेंटिटी आ जाए, लोग जानने लगे, फेम हो जाए, पब्लिक फिगर हो जाए। सब के बीच एक वर्ड बीच में छूट जाता है, जो भी आएगा कहाँ से आएगा? अगर भारतीय में कुछ भी आएगा तो भारतीय का खुद का गेम क्या हुआ होगा? अविनाश के अंदर कोई चीज़ भारतीय में दिखेगा नहीं। या आपके अंदर कोई चीज़ है वो मेरे में दिखेगा? नहीं दिखेगा। गुंचा में कोई चीज़ वो मेरे में दिखेगा? नहीं दिखेगा। गुंचा में कोई चीज़ वो भारतीय में दिखेगा? नहीं दिखेगा। जिसके अंदर कोई क्वालिटी दिखे वो तो उसके अंदर की है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एजुकेशन का एक सिंपल मीनिंग याद रखिए। कभी कोई पूछे अगर तो एक लाइन का जवाब दे दीजिए सिंपल में, जिसमें रटना भी नहीं पड़े, समझना भी नहीं पड़े, याद ही रहे, कहीं फंसना नहीं। हाँ, अब वो कोई बोला गांधी जी ने क्या कहा, तब तो एक्यूरेट वही वर्ड बोलना पड़ेगा, गांधी जी ने क्या कहा, तो वो तब वहाँ वो बोल रही हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने क्या कहा, नहीं कहा। अगर सिंपल एजुकेशन क्या है, एक लाइन का जवाब रखिएगा हमेशा एजुकेशन के बारे में कि जो भी कुछ मेरे अंदर है, योग्य तो हर इंसान है,
उसको बाहर डिस्प्ले पे लाना है। एजुकेशन एक ऐसी क्षमता का नाम है, शिक्षा एक ऐसी पद्धति का नाम है, एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी विषय वस्तु है जो क्या कहते हैं, किसी भी व्यक्ति विशेष के अंदर, कोई भी व्यक्ति हो, आप हो या हम, XYZ हो, कोई मतलब नहीं है, किसी भी आदमी के अंदर जो छिपी हुई योग्यता है ना, उसको बाहर लाने का काम करते हैं। मतलब अच्छी वक्ता है, कब जानेंगे हम? जब आप कहीं पे भाषण दीजिएगा। आप अच्छी गायिका है, कब जानेंगे हम? जब अच्छा सा सॉन्ग गाइएगा तभी ना जानेंगे हम। तो अच्छा सा इंग्लिश स्पीकर है तो बोल के दिखाए ना अंग्रेजी, वो तो जानेंगे, ठीक है। कोई अच्छा ट्यूटर है, वो पढ़ा के दिखाए, वो समझा के दिखाए, वो बातों को एक्सप्लेन करके दिखाए, तब समझेंगे ना। जैसे वो कहें सुनो 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 हम अच्छे स्पीकर हैं, सुनो 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 हम अच्छे टीचर हैं, सुनो 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 हम अच्छे बावर्ची हैं, ऐसे नहीं होगा। बावर्ची है तो अच्छा खाना बना के दिखाए ना, उसको खाएंगे, क्या वाह किसने बनाया, कौन बनाया। आप जाते हैं शादी में, हम लोग देखते हैं कई जगह, जब शादी में आदमी जाते हैं, खाना इतना टेस्टी होता है, इतना टेस्टी होता है कि आप मजबूर हो गए, कौन बनाया खाना, तो बताता है वो बगल वाला है, ऐसे कहता है यार बड़ा टेस्टी बनाया, अब फलाने जाएगा, इतना खर्चा किया, खाने में टेस्ट नहीं था। अच्छा इसका नंबर मैं ले लिया, मेरे यहाँ होने वाला प्रोग्राम, इसी को बुला देंगे। करते कि नहीं करते? तो उसका ऑटोमेटिकली ऐड है, तो उसका खाना जब खाया तभी तो हम उसको बुलाया, खाना नहीं खाया तो कैसे? तो उसके अंदर की योग्यता जब मेरे तक आ गई कि हाँ ये योग्यता इसमें है, ये अच्छा बना देगा, ये योग्यता है, ये अच्छा गा लेगा, ये योग्यता अच्छा एक्सप्लेन कर देगा, तो हम उसको उसके हिसाब से जगह देंगे। इंटरव्यू क्यों होता है? जितने भी सुपीरियर एग्जाम्स हैं, जस्ट टेक एन एग्जाम्पल फॉर द UPSC एंड टेक अनदर एग्जाम्पल फॉर द BPSC एंड लाइक अनदर वंस, ऐसा कोई भी हो, ठीक है। तो उसमें देखेंगे इंटरव्यू पे बहुत फोकस होता है, साथ साथ एक जगह और फोकस होता है एक्सपीरियंस। व्हाट डज यू हैव द डिग्रीज डजंट मैटर एट ऑल, वो डिग्री अपनी जगह, बट फर्स्ट ऑफ ऑल हैव बीन सीन द एक्सपीरियंस लेवल, कि 10 साल काम किया है तो उसको मालूम होगा स्टाफ को कैसे मर्ज करें, लड़ाई अगर हो जाए तो कैसे पैचअप करें। वो डिग्री पैचअप नहीं करेगा, वो आपका टैलेंट पैचअप करेगा, कैसे दोनों को मर्ज करना है, लोगों को मिला के रखना है, लोगों से काम लेना है, ये सब डिपेंड करेगा, ठीक है। तो आप देखेंगे कि जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो बहुत ज़्यादा छूट एम्प्लॉयज़ को देती है, बड़ी बड़ी कंपनीज देती है छूट ज़्यादा देती है, छोटी कंपनी नहीं देती है। छोटी कंपनी वाला सोचता है कि 8 घंटा ये आया कि नहीं, वो 8 घंटा बुलाने में लगा रहेगा। बड़ी कंपनी ध्यान देगी, अरे 8 घंटा नहीं आया तो नहीं आया, छुट्टी दे दो उसको, काम भी नहीं, झुट कर बैठा रहेगा, छोड़ दो उसको, ठीक है। क्यों छोड़ दे सर? वो बहुत आराम से छोड़ेगा, इसलिए वो छोड़ेगा ताकि आपके माइंड सेट को चेंज कर दे। आपको लगेगा अरे सर तो हमको ऐसे ही फ्री कर दिया, आज अगर मेरी छुट्टी नहीं होती तो हम ये काम करते हैं, कुछ भी नहीं, आप आराम कर लीजिए, घर में टाइम स्पेंड कीजिए, बाल बच्चों के साथ स्पेंड कीजिए कुछ। तो ये जो एक मौका मिलता है तो सामने वाला अपना इमेजिनेशन आपके माइंड में सेट करता है, देख भाई हम तुमको छुट्टी दी है। तो आपको लगता है कभी वो काम बोलेंगे, अगर मान ली भाई आदमी जो छुट्टी दे दिया आपको, छुट्टी क्यों दिया मालूम है? जैसे मान लिया आपको लॉकडाउन चल रहा था, कोई काम ही नहीं था, आगे करते क्या आप? उल्टे फंस जाता वो। तो आपको एंगेज करें, देखो ये काम करो, वो काम, ज़बरदस्ती वाला काम है तो नहीं बुलाया आपको, आप घर पर रिलैक्स रहें। सैलरी उसको ऐसे भी देना था वैसे भी दिया, देना ही था ना, तो ना अलग से एक्स्ट्रा दे रहा आपको। लेकिन कल वो क्या कहा, सुनिए ना वो एक काम है आप देख लेंगे, तो क्या हाँ सर बोलिए ना, तुरंत आगे बढ़िएगा। आपको लगा ये बंदा हमको छुट्टी दे देता है तुरंत, बिना बोले भी छुट्टी दी है, तो आप भी चाहिए इसका कोई एक काम कर देंगे तो अच्छा इमेज बन जाएगा, करते हैं कि नहीं। लेकिन वहीं पर आपको कोई काम है, छुट्टी मांगना, क्या है छुट्टी नहीं मिलेगी, 2 स्टाफ है छुट्टी मांगने चले जाइए। आप कह रहे हैं बाप रे इतना आकड़ू है, हाँ अपना छुट्टी मांग रहे हैं, मेरी छुट्टी है वो हमको नहीं दे रहा है। क्या लोग क्या सुनिए ना, आप किधर से आते हैं? अगर वो मान लीजिए टावर से आता हो, सपोज कैसे टावर से आते हैं, टावर से आते हैं तो उधर से आएगा ना, तो उधर मिठाई घर है, थोड़ा सा मिठाई लेते आइएगा 2 किलो, फ़ोन कर देगा आपको, लेते आइएगा, पैसा हम आपको दे देंगे। आपको लगे बहुत अकड़ू है, कि सर वो आज हमको टावर से नहीं आना था सर, एक काम था मिर्ज़ापुर से आएंगे। ओह अच्छा ठीक है, आप उसका काम रोक दिए, क्यों? इरादे से रोक दिया, आप जाएंगे उधर से, लेकिन माइंड सेट है कि हमको छुट्टी नहीं दिया था, आज इसको दिखा देते हैं, इसको काम है ना। अब बेचारा सोचेगा क्या है, किसी और को फ़ोन कर देगा वो। तो आपको देखना पड़ेगा, किसी से काम लेना है तो ज़रूर नहीं कि हम स्पेशल ड्यूटी लगा करके ही काम लें, ऐसे भी बना सकते हैं वो काम। तो ये सब जो डिपेंड करता है, ये आपका कंपनी वर्क होता है जिसमें आपको एक एम्प्लॉय को, इसलिए एक्सपीरियंस को बहुत फोकस किया जाता है बड़े बड़े कंपटीशंस में, एग्जाम्स में देखिएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ये जो इंटीग्रेटिव वर्सेस डिसिप्लिन वाली बात हम कर रहे हैं, इसमें क्या होता है, एक बच्चे को क्या हुआ, ये 8 स्टेजेस है। हॉवर्ड गार्डनर ने जो 8 इसको देखा है, सब में हॉवर्ड गार्डनर में एक बात कॉमन ये बताएंगे, वो स्किल बेस्ड वर्क बता रहे हैं कि किस तरह के स्किल वाले बंदे से कौन सा काम होगा, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने एबिलिटीज सबका बांट दिया है, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें? इसके बाद NEP किंडर गार्डन के बाद हम 8 स्टेज है वो बाद में करेंगे।
अभी हम एक सवाल जो पिछले साल पूछा था उस पर फोकस कर लेते हैं। याद कीजिएगा, एक सवाल कौन पूछा था? पूछा था NCF 2022 के बारे में, जबकि NCF 2022 तो अभी आई नहीं। लगभग लोगों के मन में यही चल रहा था। एग्ज़ाम के पहले, मतलब पिछला जो एग्ज़ाम हुआ है सीटेट वाला, उसके पहले सारे बच्चों के पास NEP 2020 का नोट्स था, NEP 1986 वाला भी नोट्स था, NEP 1968 का भी नोट्स था। NEP फर्स्ट आई थी 1968 में, जो इंदिरा गांधी के टाइम में आई थी, है ना, फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, एंड उनके टाइम में आई थी। उन्होंने 1968 में जो पॉलिसी आई थी, दोबारा जो पॉलिसी आई थी शिक्षा पॉलिसी, वो 1986 में आई थी। वो राजीव गांधी के टाइम में आई थी जब वो प्रधानमंत्री था। और आज की जो पॉलिसी, तीसरी पॉलिसी जो 34 साल के बाद आई है, ये नरेंद्र मोदी जी के टाइम में आई है। क्लियर है? तो ये जो पॉलिसी आई है ये आपको 34 सालों के बाद आई है, ठीक है ना। तो ये जो 34 साल के बाद जो पॉलिसी आई, अब तक की सबसे बड़ी पॉलिसी जिसको कहा जाता है NEP 2020, वो 2022 में लागू हुआ। और जितना भी करिकुलम बनता है, जैसे एग्जाम्पल दे रहे हैं, सबसे पहली पॉलिसी कब आई? 1968 में। किसके टाइम में आई? इंदिरा गांधी के टाइम में। उसके बाद क्या आया? उसके बाद आया आपका NCF। जी हाँ, पहला NCF कब आया था? पहला NCF नहीं, पहला NCF आया था 1975 में। होता क्या है, NCF और NEP में क्या संबंध है समझ लिए मोटा मोटी, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप में से जितने भी स्टूडेंट हैं, किसी वजह से आज नहीं आ पाए, किसी वजह से, कोई रीज़न, मान लीजिए कि रास्ते में पूरा मार्केट बंद है, हड़ताल है, स्ट्राइक है, ऑटो नहीं चलेगी, बाइक नहीं चलेगी, आप कोई नहीं आ सकते। लॉन्ग ड्राइविंग से आप हजमा चौराहे से, अविनाश है, आप मान लीजिए बगल से, आप तो आ भी सकते हैं, मान लीजिए ये बहुत दूर से नहीं आ सकेगी, तो वहाँ पे बात हुई भाई 10 बच्चे में एक बच्चा ही आ सकता है, दिन क्लास चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए, बाकी 9 लोगों का क्या होगा? नुकसान होगा, तो क्लास हैम्पर होगा। इट मीन्स तो अगर आप नहीं आएंगे, दिन भी हम यहाँ पे अवेलेबल नहीं होंगे। दूसरा होगा, हम अवेलेबल नहीं किसी वजह से, दिन भी क्लास क्या होगी? नहीं चलेगी। जो दो चीज़ एक दूसरे में कोऑर्डिनेट करता है, तो एक का इम्पैक्ट दूसरे पे, दूसरे का पहले पे पड़ेगा ही। दोनों एक दूसरे से क्या है? जुड़ा हुआ है, कंसर्निंग है। क्लियर है? यही चीज़ जो होती है वो NEP के साथ है और NCF के साथ है। NN दोनों में लगा हुआ है नेशनल के लिए। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हो गई। जब पहली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई, पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी, जो कि 1968 में आई थी इंदिरा गांधी के टाइम में, तो उसके बाद उसको इम्प्लीकेट करना था। पॉलिसी तो आ गई, उसको लागू करना है। तो क्रियान्वयन कैसे होगा? स्कूल तक कैसे पहुंचेगा? कॉलेजेस तक कैसे जाएगा? उसका लैब कैसे पूरा होगा? उसका थ्योरी कैसे पूरा होगा? उसका क्रेडिट कैसे पूरा होगा? उसका मार्किंग सिस्टम क्या होगा? एंड सो मेनी अदर रीजंस इंक्लूडिंग विद दैट हाउ इट हैव टू बी यूटिलाइज, हाउ इट हैव टू बी प्रैक्टिकलाइज, कैसे इसको यूज किया जाए, माइंडसेट करके इसको लॉन्च करना है मार्केट में। ये होता है ना, बिना लॉन्च किए तो नहीं होगा। उस पाठ्यक्रम को लागू कैसे करेंगे, ये होगा। उसको बांटेंगे पूरे साल में, सिलेबस बना करके, पाठ्यक्रम करके, पाठ्यचर्या भी होगा उसमें, कि जो एक्टिविटी मोड है वो पाठ्यचर्या में आएगा, जो चीज़ें हैं पढ़ने पढ़ाने की वो सिलेबस के अंदर आएगा। सब कुछ पठन पाठन का जो पूरा शेड्यूल तैयार होता है, वो जो क्रिया है ये NCF करती है। तो जब पहला बात समझ में आया, NCF क्या करती है? NCF का काम है कि जो भी NEP ने दिया है कि इसको लागू करना है, ये चीज़ चलना चाहिए, यही नियम रहेगा, यही रूल रहेगा, यही स्टैंडर्ड। जैसे कि एक टाइम था जब इंग्लिश कंपलसरी थी, यहाँ आज टाइम है कि बिहार बोर्ड में इंग्लिश कंपलसरी नहीं है। एक टाइम होगा कि फिर कभी इंग्लिश कंपलसरी हो जाएगा। तो जिस तरह आज लोग अंग्रेजी को नहीं पढ़ रहा है, क्या जब कंपलसरी होगा तब भी अंग्रेजी नहीं पढ़ेगा? आज बहुत स्कूल में जहाँ टीचर अंग्रेजी की नहीं भी, वो लोग विरोध नहीं करता है। अगर अंग्रेजी कंपलसरी हो जाए और तब भी टीचर अंग्रेजी का नहीं हो, तो बच्चा विरोध नहीं करेगा? एकदम करेगा। गार्जियन प्रोवोक नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। तो NCF का ये ड्यूटी होता है कि जो भी NEP ने लागू किया है, बोल दिया है, उसको लागू करना है। उसके पास अपना पावर होता है, संस्था है, स्ट्रक्चर है, सरकार उसको मदद देती है, उसको फंडिंग करती है, उसको बहाल करने का, बंद करने का बहुत सारा राइट भी होता है। उस राइट पर हम नहीं जा रहे, वो अलग चीज़ है ना। वो कैसे फंक्शनिंग करती है वो अलग चीज़ है, लेकिन क्या फंक्शन करती है ये समझिए। कैसे और क्या में अंतर है? कैसे करती है उसका इंटरनल मैटर है, लेकिन क्या करना है ये NEP को लागू करना है। तो जब पहली NEP आई 1968 में इंदिरा गांधी के टाइम में, पहली बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति, उसको लागू करना किसका काम था? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क का था, NCF का था, कि कैसे इसको क्रियान्वयन किया जाए। उसने पहली बार 1975 में, 1975 में कब आई पॉलिसी? 1968 में। कब लागू किया? 1975 में। कितना टाइम मिला? 7 साल का लंबा टाइमिंग। तो ये 7 साल क्यों लग गया भाई? उसको लागू करना था ना। मान लीजिए स्टाफ नहीं रहा होगा,
कहीं पे रहा होगा कि ये सब्जेक्ट को कंपलसरी करना है, तो उसके लिए विज्ञापन आएगा, सरकार से प्रोविजन लिया जाएगा, सरकार उसको देखेगी, हाँ इसको ऑर्डर मिला हुआ है, इसको लागू करना है, सरकार उसको ऑर्डर करेगी, फिर अपॉइंटमेंट होगा, फिर बहाली होगी, फिर टीचर आएगा, फिर शेड्यूल दिया जाएगा, फिर सिलेबस तैयार होगा, फिर किताब बनेगी, सब पर क्या उसके अंदर आएगा ना। फिर एनसीईआरटी को बोलेगा, एनसीईआरटी किताब छापेगी, एनसीईआरटी का ये दिक्कत अभी नहीं हो पाएगा, इतना टाइम लगेगा, फिर एनसीईआरटी को भी फंडिंग चाहिए, फंडिंग लगेगी कहीं से, मतलब सबसे जुड़ा हुआ है। तो एनसीएफ को लागू करवाने में टाइम लगता है। तो उसने एनसीएफ ने क्या किया, एनसीएफ 1975 ने उस चीज़ को लागू किया, ठीक है, पहली बार। फिर क्या हुआ, अब आगे दूसरी पॉलिसी, कब, 1986 में, किसके टाइम में, राजीव गांधी के टाइम में दूसरी शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई 1986 में, किसके टाइम में, राजीव गांधी के टाइम में। जब ये पॉलिसी आ गई तो उसमें कुछ तो बदलाव रहा होगा, नहीं तो पहली पॉलिसी रह जाती। एक वर्ड होता है अमेंडमेंट, जिसमें क्या होता है कि हल्का फुल्का उठा पटक बदलाव करते हैं कुछ चीज़। जैसे मान लीजिए ये कहेंगे हम यहाँ बैठते हैं बट कंफर्टेबल नहीं, हमको यहाँ बैठना है, ठीक है, बैच से कोई प्रॉब्लम, टाइम से कोई प्रॉब्लम, लोगों से कोई प्रॉब्लम नहीं ना, वहाँ से यहाँ बैठना, चलो तुम यहाँ बैठ जाओ, इसमें क्या जाना है, इसको लिखना होगा कहीं पर, कोई एप्लीकेशन चाहिए होगा इसके लिए, नहीं होगा। अब कोई बच्चा बहुत लंबे क्लास है, बहुत बीच में बैठ रहा, सीट उसकी है, वहीं बैठेगा, सीट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है कहीं, तो क्या है सर मेरी आँख डैमेज है, हमको नहीं दिखता है, अरे इसके लिए क्या होगा, मैं उसको उठा के आगे कर दे, तुम आगे बैठ जाओ, दिखेगा। कोई बच्चा आगे से उसको धुंधला दिखता है, हमको दूर कैसे ही दिखता है, तो तुम पीछे ही बैठ जाओ, लास्ट बेंचर हो जाओ। इसमें कोई नियम कायदा कानून नहीं होगा, लेकिन एक नियम से क्या होगा, सर इस सेशन में एग्जाम नहीं दे पाएंगे, 2 एग्जाम मेरा क्लश हो जा रहा है, तो अच्छा ठीक है जाओ मत दो, ये ऐसे हो जाएगा नहीं। इसके लिए एप्लीकेशन फॉरवर्डिंग करानी होगी, उसके स्पेशल प्रोविजन मिलेगा, वो इस एग्जाम में अटेंड नहीं होगा, वो दूसरे एग्जाम में अपेयर होगा, वरना कल की डेट में एग्जाम होगा ये दावा कर देगा आप यहाँ पढ़ रहे थे वहाँ एग्जाम कैसे दिया। जैसे एक टीचर है और डिस्टेंस एजुकेशन में वो कोई डिग्री ले रहा है, आपकी ड्यूटी होनी चाहिए कहाँ पे, स्कूल में, या पुलिस वाले हैं, किसी भी जॉब में, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई है ना भाई, तो आपका रिकॉर्ड है ना, अटेंडेंस बनता है ना। आप एक अपने प्रमोशन के लिए एग्जाम दे रहे हैं तो परमिशन नहीं लीजिएगा, आपका डिपार्टमेंट करने देगा तब ना कीजिएगा, डिपार्टमेंट क्या हम नहीं करने देगा, हम करवे करेंगे। ये सब सर एक्ट में आते हैं या एक्ट में आते होंगे? नहीं मैम, वो अभी वो तो एक्ट है, वो सब चीज़ का राइट आरटीई देती है, आरटीई के अंदर सारी चीजें हैं शुरू से लेकर आखिर तक। आर्टिकल फिक्स और जो न्यू जो एलिमेंट होते बनते हैं वो एक्ट में आते हैं? नहीं, वो वही बोल रहे हैं कि ये अमेंडमेंट होगा, छोटा मोटा काम अगर करना है, जैसे मान लीजिए एक्ट में ही जोड़ा जाएगा, नहीं एक्ट में जोड़ेंगे, एक्ट तो ऑलरेडी बना हुआ है, उस एक्ट के फेवर में आपको हम अलाउ करेंगे कि देखिए वहाँ पे जैसे आपको आगे पढ़ना है, आपका प्रमोशन होना चाहिए, सर्वांगीण विकास करने के लिए आप आगे पढ़ना चाह रहे हैं। एक आदमी 4th ग्रेड कर्मचारी है, वो 3rd ग्रेड में जाना चाह रहा है, 3rd ग्रेड कर्मचारी 2nd ग्रेड जा रहा है, 2nd ग्रेड है वो टॉप में जाना चाह रहा है, क्यों नहीं जाएगा, उसका राइट है, अगर दक्षता है उसमें चले जाए वो। तो वो अब क्या कहेगा, हम सरकार से सैलरी भी लेते रहेंगे, हम ये काम करते हैं, सरकार करने देगी, नहीं करने देगी। सरकार कहेगी ठीक है भैया, तुमको जिस दिन एग्जाम देना है वो डिस्टेंस मोड जाएगा, वो रेगुलर में जाएगा ही नहीं, वो डिस्टेंस मोड है, ये कोर्स है तो आप कर लीजिए, परमिशन अलाउ हो जाएगा। चूंकि क्लास नहीं करना है, उससे घर बैठ के रातें पढ़ने से हमको क्या मतलब, दिन में ड्यूटी कर रहे ना आप मेरे यहाँ, कीजिए ड्यूटी, तो दिन में वो ड्यूटी किया, रात में वो काम कर रहा है, पढ़ रहा है, अपना सेल्फ स्टडी कर रहा है, अपनी नींद को गंवा के पढ़ रहा है ना, अपने बाल बच्चों से टाइम काट के पढ़ रहा है ना, वो इससे मेरा क्या लॉस, सरकार का क्या लॉस है, सरकार का काम तो वो कर रहा है। लास्ट में जब एग्जाम देने की बारी है तो क्या यहाँ भी रहेगा अटेंडेंस में और एग्जाम में भी प्रेजेंट होगा, अटेंडेंस दोनों क्रश कर जाए तो उस दिन वो छुट्टी लेगा, वो एप्लीकेशन है सर मेरा ये एग्जाम में एडमिट कार्ड लगाएगा, मैनेजमेंट देखेगा, उसको अलाउ करेगा, वो भी डिपेंड करेगा, अलाउ करेगा। कई बार पुलिस वाले में ये होता है आपको अलाउ नहीं किया जाए छुट्टी, ऐसा हुआ है कोरोना वाले टाइम में, बहुत लोग जिसका एग्जाम देना था तो बोला गया सारे लोग चले जाएंगे तो हमारा डिपार्टमेंट कैसे चलेगा, हम नहीं छुट्टी अलाउ करेंगे, तो कई लोगों की छुट्टी कैंसिल कर दी गई। उसमें किसकी छुट्टी कैंसिल कर दी गई, जैसे मान लीजिए सीधे से कैंसिल नहीं किया, मान लीजिए आप 10 आदमी है, रोहतास में है सब लोग, जिसमें से 10 आदमी का 2 आदमी का सेंटर जो है उसके होम टाउन में पड़ गया, और होम टाउन क्या है आपके मधुबनी है, तो वो तो मधुबनी में आके एग्जाम देगी, वो लड़की है तो उसका छुट्टी सेक्शन कर दिया, अब जाइए आपको छुट्टी। उसमें 4 आदमी और है, वो रोहतास के ही किसी अदर जिले में उसका सेंटर पड़ा हुआ है, रोहतास के अलग जिले का, सॉरी जिले नहीं, अलग इलाके में थोड़ा अंदर होगा। मान लीजिए हम यहाँ हैं और मेरा कहाँ पर हो रहा है, काफ़ी दूरी पर, तो आपको शिफ्ट चेंज कर दिया, क्या आपका एग्जाम मॉर्निंग में है ना, आप मॉर्निंग में एग्जाम दे लीजिए, शाम में ड्यूटी कीजिएगा, हम ड्यूटी शाम में लगा दे रहे हैं, उनमें ड्यूटी चेंज होता है मॉर्निंग इवनिंग ये करके, तो क्या छुट्टी नहीं दे रहे हैं आपको, हाँ कल इवनिंग ड्यूटी रहेगी आपकी। क्यों ऐसा किया, आप यहाँ से मान लीजिए घंटे में पहुँच सकते हैं, हजमा चौराहा जाना है ना, और आगे जाना है, चंद्रपट्टी जाना है, कोई और गांव चले जाना है, सिधौली चले जाना है, अरे 1-2 घंटे का सफर है, आप चले जाइए। लेकिन वो मधुबनी वाली और रोहतास वाली उसको पूरा दिन लगेगा, तब तो रास्ते में ही एग्जाम हो जाएगा उसका,
तो उसको छुट्टी अलाउ किया, इसको अलाउ नहीं किया। क्यों नहीं किया? कि ये एग्ज़ाम दे देगी और वो नहीं दे पाएगी तो उसको छुट्टी अलाउ कर दिया। तो उसने देखा मैनेजमेंट ने कि हाँ इसका एग्ज़ाम हो जाएगा, थोड़ा दिक्कत होगी और ईशा में ड्यूटी भी कर लेंगे, फ़र्क क्या पड़ता है। तो ये उसका राइट है क्योंकि आप उससे सैलरी ले रहे हैं ना, तो उसका तो माना जाएगा। तो ऐसा कोई काम जो करेगा हल्का फुल्का बदलाव, तो उसके लिए अमेंडमेंट होता है। तो दूसरी जो पॉलिसी आई थी जो 1986 में आई थी, राजीव गांधी के समय में आई थी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, उसमें अमेंडमेंट हुआ था। 86 में पॉलिसी आ गई, वो पॉलिसी लागू हुई, लागू होने में कुछ दिक्कतें आई, तो जो दिक्कतें आई उसको अमेंडमेंट किया गया, ठीक है। अमेंडमेंट करके संशोधन जिसको बोलते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, संशोधन, उसमें संशोधन किया गया। वो संशोधन हुआ था 1992 में, 1992 में। तो जब भी हम संशोधन की बात करेंगे, एक होगा कि नहीं दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, NEP 1986 कहलाएगा। दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब आई, किसके रीजन में आई, तो कहेंगे राजीव गांधी के रीजन में आई, 1986 में आई। क्लियर? कहा जाएगा दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा पॉलिसी में, नीति में अमेंडमेंट कब हुआ या संशोधन कब हुआ, तो यहां पर हम क्या करेंगे, लिखेंगे NEP 1986-92। लिखने का फर्क हो जाएगा सिर्फ, देखिए इस तरह लिखेंगे इसको, आप लिखिएगा यहाँ पर NEP 1986, तो ये दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति हो गई। लेकिन आपसे कहा जा रहा है क्या, दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अमेंडमेंट कब हुआ या संशोधन कब हुआ, तो क्या करेंगे, NEP 1986, यहाँ डैश नहीं देंगे, ऐसे लिखेंगे NEP 1986-92। मतलब ये पॉलिसी तो यही है 1986 वाली, दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, राजीव गांधी के टाइम में आई है, NEP 1986 इसका नाम है, और अमेंडमेंट यहाँ पे हुआ है। बुदालिया सर इसी का नाम था क्या? इसका नाम वो सब कमीशन सब है, अलग अलग, वो सब कमीशन है, कमीशन अलग पढ़ेंगे सब। इसमें वही कह रहे हैं, लोग एजुकेशन को बहुत हल्के में समेट दिया है, इन चीज़ों को डिटेल में पढ़ने की जरूरत है। बहुत टीचर्स नहीं जानते इन चीज़ों को, लेकिन करते हैं, इसलिए कह रहे हैं। अब जो अगर हम बात कर रहे हैं कि NEP 1986 में आई और 92 में अमेंडमेंट हुआ, तो इसके बाद भी तो NCF का कोई काम है फिर। जैसे पहले NEP 1 आई 1968 में, तो उसको लागू करने के लिए 1975 में NCF बना, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की नीति बनाएगी। तो इसी तरीके से जब NEP 1986 में लागू हुआ, जब ये आया 1986 में, तो इसको भी तो कहा गया होगा कि NCF लागू कराए। तो NCF दूसरा जो आया, NCF पहला कब आया, याद रखिएगा, पहले NCF कब आया, NCF बोले है ना, NCF 1975 में आया। तो ये कब आया था, किसके आलोक में, NEP 1968 के आलोक में आया था, ठीक है ना। जब NEP 1968 आई तो इसको लागू करने के लिए आया। फिर जब NEP 1968 हट गई और ये 1986 आ गई, तो फिर इसकी ड्यूटी बढ़ेगी ना, अब इसको लागू कराओ, कुछ तो बदलाव हुआ होगा, तो बदलाव ये भी देखेगा ना कैसे इसको क्रियान्वयन करें। तो इसको कहा गया, इसमें क्या क्या, फिर 88 में, 1988 में, जब ये 1986 में आया, तो 1988 में इसने क्या किया, उसको लागू करने का काम किया। चूंकि बहुत बड़ा बदलाव था, नहीं पॉलिसी चल रही थी, उसमें थोड़ा बड़ा उठापटक किया होगा, उसको यहाँ से लागू करना था, तो जो पॉइंट लगा इसको साल 2 साल में कवर कर लिया, और ये NEP 1986 को लागू करने का काम 88 में उसने 1988 में कर दिया। फिर क्या हुआ, इसे बदलाव आ गया 92 में, थोड़ा बड़ा बदलाव आया। अब इस बदलाव को लागू करेगा, जाहिर सी बात है, जो बनाया वही बदलाव करेगा। ये बनाया था, ये लागू किया था, ये लागू किया था, फिर ये चेंज किया, तो फिर उस चेंज को ये लागू करेगा ना, ठीक है, ये चेंज करेगा। अब ये चेंज करने के लिए फिर क्या हुआ, NCF 2000 की जरूरत पड़ी, 2000। ये बदलाव कैसा बदलाव था, क्या बदलाव था, हल्का सा नाइटी था, लेकिन उसको मेंटेन करने में एक नया NCF आया 2000। जब ये आ गया 2000 आ गया, अब आप देख रहे हैं कि NEP, सॉरी ये क्या था, 1986 चल रहा था, ठीक है ना, उसको 2000 में इसने क्रियान्वयन करने का काम किया। फिर ये काम सक्सेसफुली नहीं हुआ, तो इसने क्या किया, NCF ने 2005 में भी फिर अपने आप को रेगुलेट किया, 2005 में। अब सोचिए कुछ ऐसा बदलाव जरूर था जितना लंबा टाइम ले रहा है, क्योंकि पहले 86 से बनी, 88 में लागू हो जा रहा है, कितना आसानी से होगा। अब 1992 में बदलाव आया, कैसा बदलाव था, किस तरह का बदलाव था, वो अलग है। उसकी वजह से इसको 2000 में फिर से NCF बनाना पड़ गया, क्या ना। फिर भी अगर कुछ नहीं हुआ तभी तो इसमें शोधन करने के लिए फिर इसने क्या किया, 2005 में बनाया। उसके बाद हमारे बीच कौन सी पॉलिसी आ गई, अभी जान ही रहे, NEP
20 जो अभी की लेटेस्ट पॉलिसी है जो 2022 में लागू हो गया। ये लागू कब हुआ? NEP 2020 2020 से बना, 2022 में लागू कर दिया गया। जब 22 में ये लागू हो गया तो इसके लिए एनसीएफ की क्या भूमिका है? अब कुछ करेगा तो इसमें क्या है, ये थोड़ा सा इसमें बहुत टाइम लगेगा, इसलिए कि इसको पॉलिसी को जो बनाया गया है तो कहा गया 2020 से लेके 2035 का टाइम दिया गया है, 15 साल का। धीरे 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 हर एक फेज में बड़ा बदलाव होगा, क्योंकि अब तक की सबसे बड़ी, एक तो तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है भारत की, दूसरा अब तक की सबसे बड़ी शिक्षा की राष्ट्रीय नीति है, और इसको बनाने में इतना साल लगा, 34 साल। और उसके अलावा इसमें काफ़ी खर्चा भी हुआ है, बहुत सारी चीज़ें और बहुत सवाल है, इससे जुड़ा जो इसमें जाएंगे तो पढ़ेंगे। लेकिन इसमें क्या था कि इसको इतना में लागू करना है, तो जैसे जैसे जो चीज़ लागू होगी उसके हिसाब से एनसीएफ अपना काम करेगा। तो एनसीएफ ने अब इसके हिसाब से क्या किया कि 2022 में कुछ अपने आप को रेडी करके कुछ प्रोजेक्ट इसके हिसाब से लागू किया। अब सवाल ये होता है कि एनईपी ने किया क्या? एनईपी ने बड़ी लंबी पॉलिसी बना दी 2035 तक के लिए, उसमें से 2035 तक के लिए एनईपी 2020 होगा ना सर? एनईपी 2020 है ना, लागू 2022 में हुआ ना, ये लागू होने की बात करना, बना 2020 में, लागू हुआ 2022 में। उसके बाद लागू क्यों हुआ? जैसे लागू किया जाए तो बीच में इनसे वो काम दिया गया था, इनसे हरी झंडी दिखा दिया होगा कि चलो करो। अब उसके बाद इसने उसको लागू कर दिया, लागू तो अलग से किया था ना, बना दिया था, पास हो गया, अब उसको लागू करना है। तो ये लागू हो गया 2022 में, ये सवाल है, पूछा भी गया 2022 में लागू कर देगा। अब उसके बाद एनसीएफ ने क्या किया, 2022 में इसका वो सेक्शन टच किया जिससे सवाल सीटेट ने पूछा है। ये क्या किया था वो हम बात करना है, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा। इसमें क्या हुआ, इसका जो स्ट्रक्चर था NEP 2020 का, इसका स्ट्रक्चर है 5+3+3+4, ठीक है। अब कुल मिला के समझेंगे हम मोटा मोटी, तो एक बात समझ लीजिए, पहले वाला जो पॉलिसी हमारा चल रहा था, हम लोग 10th करते हैं +2 करते हैं, 10 पहले होता है फिर 10+2 होता है, ठीक है ना। तो 10+2 सिस्टम है, फिर हम इसे +3 में जाते हैं, मतलब BA जो करते हैं, है ना, +3 होता है ना, BA या BSc या BCom जो भी हो, +3, पहले 10 फिर 10+2 फिर 10+2 + 10+3 हो गया, ये हो गया। तो अगर हम इसको जोड़े आएगा ना, तो इस सब को हटाइए, ये 10+2 कितना होता है 12, अब प्लस ये कितना हो गया 3, ये पूरा कितना हो गया 15। ये 15 वर्ष की बात करता था पहले वाली पॉलिसी के हिसाब से, मोटा मोटी। अगर हम सेपरेट देखें, जब टॉपिक पढ़ेंगे तब मोटा मोटा जो बड़ा सा अंतर जो सीधे दिख रहा है वो समझिए कि पहले वाली जो पॉलिसी थी इसके पहले की, वो 10+2 सिस्टम था। तो 10+2 में क्या होता था, ऑनर्स करने के लिए +3 में जाएंगे, तो कुल मिला के 15 साल फोकस करता था, एक बच्चे को 15 साल में ग्रेजुएट बना देना है, मोटा मोटी समझिए, ठीक है। कैसे करना वो अलग चीज़ है, मगर 15 साल तक में आपको ग्रेजुएट बना देंगे, खत्म बात, क्लियर। अभी वाली जो पॉलिसी आई 5 3 8 8 3 11 11 4 15, ठीक है 15, सॉरी इस +3 को हटा दिए यहाँ से, 10+2 लेवल ही बोलेंगे, इसलिए कि ग्रेजुएट की बात नहीं करेंगे, गड़बड़ा जाएगा, बोलने में कन्फ्यूजन हो गया। ये क्या होगा, 10+2 लेवल ही कहलाएगा, 12 साल 12 ईयर, पहले वाले हैं 12 साल, 10+2 तक की, +2 तक की बात कर रहे हैं, +2 तक की बात आपका 10+2 सिस्टम कहलाता है। लेकिन असल में ये है 15 ही साल। क्यों 15 साल है, इसमें हम स्कूल को जोड़ रहे हैं, सिर्फ स्कूल को जोड़ रहे हैं। 15 साल हम बोलते हैं, इसलिए 15 बोला गया क्योंकि 15 रियल में है। 15 कैसे, अभी जो आंगनबाड़ी है वो क्या है, वो मेरा है, वो आपका है, वो सरकार का नहीं है, उसका राइट सरकार ही दिया ना उसको। और आंगनबाड़ी से बच्चा कहाँ जाता है, स्कूल में ही जाता है ना। तो अभी ये 2 हिस्से में बटा हुआ है, पहले आंगनबाड़ी में बच्चा पढ़ेगा, तो आंगनबाड़ी में जो बच्चा पढ़ता है 3 साल, तो ये 3 साल अगर हम इसमें जोड़ देंगे, अब प्लस इधर का 12 साल जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तब तो हो जाएगा 15 साल। तो ये 15 साल पे फोकस करता है, मगर 2 हिस्से में जाके, एक इधर जाके पढ़ ले, फिर यहाँ से निकल उधर स्कूल में जाके पढ़ ले, 2 हिस्सा हो गया। तब सरकार ने क्या किया, झंझट को हटा दो यहाँ से। अभी KVS है, KVS में बाल बाड़ी जोड़ दिया, आंगनबाड़ी का नाम बाल बाड़ी कर दिया, और कुछ नया नहीं है। आंगन था उसको बाल क्या दिया, बाल तो बच्चा होता है, बारी बारी है, खेलो कूद एंजॉय करो, लेट्स एंजॉय। तो अभी जो किया गया सिस्टम, इसमें बाल बाड़ी जोड़ दिया गया, ठीक है। अगर आप दोनों को मिला लेंगे तो कहिएगा कि बाल बाड़ी एक्चुअल में आंगनबाड़ी है, और आंगनबाड़ी हो गया तो आंगनबाड़ी अलग सिस्टम था, स्कूल से हटा हुआ था, डी अटैच था, ये कह सकते हैं, ये बिल्कुल डी अटैच था।
और ये क्या है, अटैच है, होता है ना अटैच बाथरूम, जी एक साथ ही अटैच है, कोई भी ले लेता है आसानी, चलो बाहर नहीं निकलना पड़ेगा, ये अटैच है, एक तरह से सब एक ही जगह। और ये अटैच है, डी अटैच है, ये यहाँ आंगनबाड़ी मेरे सामने में है, यहाँ देख रहे हैं। स्कूल क्या होगा, नीम चौक पर है, स्कूल क्या होगा और बहुत जगह पर है, 1-1 किलोमीटर में। तो वो तो आरटीए इसके लिए बना हुआ है, आरटीए बताएगा कि स्कूल कहाँ होगा, वो अलग आरटीए पढ़ेंगे, सबको मर्ज किया तो सब चीज़ कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो इसने क्या किया, पहले वाले में आंगनबाड़ी का कंसेप्ट अलग से था और तब जाके 10+2 सिस्टम था। अगर हम दोनों को मिला दें तो ये क्या होगा, 3 साल यहाँ का, 12 साल यहाँ का, 15 साल। अभी वाला जो सिस्टम है उसने क्या, इसको अटैच कर दो भाई, बाल बाड़ी बना दो और इस बाल बाड़ी को ही जोड़ते हुए 3 साल में एडमिशन ले लो। और 3 से लेकर के इसको जोड़िए, कितना होता है, 5 3 8, 8 3 11, 11 4 15, टोटल 15 साल में अगर 3 को माइनस कर दें बाल बाड़ी का तो कितना हो गया, फिर बड़ी हो जाएगा। तो अभी भी 12 साल है ना। लेकिन अभी हम आंगनबाड़ी को अलग करते हैं तो जरूर नहीं करते, वो अलग है। जैसे आप जहाँ पढ़ रहे हैं उससे बात कीजिएगा, हमसे क्यों बात कीजिएगा। अगर आपका बच्चा मान लीजिए किसी और जगह पढ़ रहा है और वो टीचर उसको मारा था, कि झगड़ा हमसे कीजिएगा कि क्या मारा उसको, कौन मारा, मेरे बच्चे को मारा फलाना टीचर, या तो हम क्या करें भाई, हम थे ना मारे हैं, इस बार हमसे क्यों हो रहा है। तो अगर आंगनबाड़ी वाला मामला अलग, आंगनबाड़ी से डिस्कस करेंगे। लेकिन जब ये आंगनबाड़ी में नहीं बाल बाड़ी में जुड़ जाएगा, अब वहाँ के बच्चे को मारा तो क्या छोड़ दिया स्कूल वाले को, क्या भाई बाल बाड़ी में मारा, क्या हम नहीं जानते कि बाल बाड़ी इसी का हिस्सा था, हम कैसे नहीं जानते भाई। तो चूंकि अटैच हो जाएगा तो कुछ जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। तो अभी वाले में क्या हुआ है कि 5+3+3+4 का मतलब 15 साल जो बनाया गया ये हो गया। पहले यही चीज़ क्या था, आंगनबाड़ी में 3 साल अलग से मिल रहा था बच्चों को, और तब जाके 12 साल जो अभी सिस्टम आ रहा है वो हो रहा था। ठीक है, तो कुल मिला के बहुत अंतर नहीं। लेकिन बोलने चालने की शैली में हम आंगनबाड़ी को माइनस कर लेते हैं, सीधे यहाँ से बात करते हैं। क्यों माइनस कर लेते हैं, उसके पीछे भी रीज़न है। आज के लोगों का पैसे की कमी नहीं रह गई तो लोग अपने बच्चों को प्ले स्कूल में डाल देते हैं, वहाँ उनको फैसिलिटी मिलती है, रॉयल्टी मिलती है, आराम से इंजॉय करते हैं, पैसा है खर्च कर दिया। एक दूसरा आदमी उसको पैसा नहीं है तो सोचता है कहाँ से खर्च करें, तो भाई आंगनबाड़ी जिंदाबाद, आंगनबाड़ी में डाल दिया। तो वो आपके इकोनॉमिकली कंडीशन के अकॉर्डिंग है, उस पर ही बात अलग हो रही है, जो बार बार सुनते होंगे, अक्सर सुनना पड़ता है। कोई कहता है जातिगत करना बंद करो, कोई कहता है नहीं आर्थिक स्थिति पे रिजर्वेशन दिया जाए। तो वो सब अलग अलग मुद्दे, लेकिन हम मुद्दे हम ही से जुड़े हैं। बात ये है, कोई मुद्दा हमसे हटा हुआ नहीं। अगर आर्थिक लेवल पर दिया जाए रिजर्वेशन तो फायदा भी उन्हीं आर्थिक लोगों को होगा जो कमजोर है। लेकिन अगर कास्ट के बेस पे दिया जाएगा तो कास्ट में आप कितने भी स्ट्रांग हो जाएगा, छोटी कास्ट वाले हैं, वो फायदा चाहिए, मिलेगा करेगा आपको कि नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ है, तो उसका विरोध है, लेकिन उसको हम यहाँ पे नहीं रहेंगे, टॉपिक अलग है, मुद्दा अलग है, क्लियर ना। तो ये क्या, आंगनबाड़ी को +12 साल, इसको तो आंगनबाड़ी को अभी जो बोलते हैं पुराने वाले सिस्टम में तो हम जोड़ते ही नहीं है। सीधे कहता है पहले वाले एजुकेशन में सरकार 12 साल देखती थी, तो आंगनबाड़ी में मेरे माँ बाप देखते थे, आपके माँ बाप देखते थे, वो भी सरकार ही करती थी। लेकिन बोलचाल की भाषा में उसको हटा देते हैं, नेग्लिजिबल। तो स्कूल सिस्टम के अंदर 12 साल कैरिंग होता था और आज स्कूल सिस्टम के अंदर 15 साल कैरिंग किया जा रहा है। अब सवाल यह है कि हम जब टॉपिक पर हट जा रहे हैं, हम बात यहाँ किस चीज़ की कर रहे थे, NCF 2022 की, याद है क्या बोले थे अभी आपको, NCF 2022। जबकि हमने लास्ट NCF कब लिखा है, 2005। ये 22 आया किधर से, ये 22 यहीं से आया। ये 22 आया इसी जगह से है कि जब ये बाल बाड़ी को जोड़ दिया गया तो आंगनबाड़ी का प्रोजेक्ट अलग होता है, उसके लिए ऑफिसर भी अलग होते हैं, उसके लिए बहाली भी CDPO की होती है, उसको इधर से नहीं लेके जाते हैं, सब कुछ उसका अलग सिस्टम है, एकदम अलग है। ठीक है, लेकिन इसका सिस्टम अलग है। जब ये बाल बाड़ी आंगनबाड़ी की जगह ले ले स्कूल के अंदर, तो स्कूल का प्रोविजन, स्कूल का प्रीमिसेस, इसका जिम्मेदार भी होगा। इसके अच्छे या इसके बुरे दोनों चीज़ के लिए किसको जवाबदेह मानेंगे, स्कूल को मानेंगे ना, स्कूल प्रांगण जिम्मेदार होगा। तो ये स्कूल प्रांगण में चला गया बाल बाड़ी, ये बाल बाड़ी चला गया, तो बाल बाड़ी में जब इसको जोड़ दिया NEP 2020 में, तो ये जो पूरा 5+3+3+4 का स्ट्रक्चर है आज के एजुकेशन का, NEP 2020 का, इसमें क्या कुछ नया आ गया, ये 5 जो इधर आ गया। इसमें ये किया गया है कि उसमें बच्चा खेल कूद करता है। आंगनबाड़ी में आज एग्जाम नहीं होता, कहीं पता करिए, जाइए खाइए पीजिए घर चले जाइए, ठीक है, कुछ पढ़ा देंगे तो पढ़ा दें, नहीं पढ़ाएंगे तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं, अब दे नहीं रहा, बैठा के रखिए, इंगेज करती है, हाँ, बस इतना ही तौर तरीका सिखाते। तो यहाँ पे क्या होता है, हमें प्ले स्कूल में उसी के लिए भेजते हैं। ये जो 5 साल है, इसका पहला 2 साल कोई क्लास का हिस्सा नहीं है, बच्चे को सारी फैसिलिटी। अब आंगनबाड़ी में क्या फैसिलिटी नहीं है, वहाँ सिर्फ खिलाया पिलाया जाता है, यहाँ पे खिलाने पिलाने के अलावा फैसिलिटीज सारी दी जाएगी। आप जाइए, पढ़िए, लिखिए, सब कुछ कीजिए। उसमें तरह तरह का जो घर में नहीं दे पाएंगे आप खेल खिलौना, वो सब मिलेगा उसको एक्टिविटी मिलेगी, उसको एक्टिविटी करके पढ़ाया जाएगा, सारा चीज़। तो एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन उसको 2 साल तक दिया जाए, पहला 2 ईयर, कि 5 साल है, 5, उसका 2 साल मांग रहे हैं। इसमें कुछ नहीं एग्जाम होगा, कोई किताब नहीं होगी, कोई बुक नहीं होगी, खेलने का नहीं। इसमें ये जो है ना,
ये आंगनबाड़ी में 5 साल है, 3 साल हाँ मतलब सॉरी कि 3 साल 3 साल ही बोल रहे हैं, जी 3 साल होगा सही, तो 1 2 क्योंकि ये इस 3 साल को आंगनबाड़ी को कैप्चर कर रहा है। इसमें पहला जो 3 साल है उसमें कोई एग्जाम नहीं है, नथिंग मोर, ना एग्जाम है, ना एग्जाम का नाम है, ना आपसे कुछ पूछा जाएगा, ना कुछ बताया जाएगा। बच्चे को आप भेज दिए, बच्चा एक्टिविटी करेगा, उसका क्या कहते हैं सर्वांगीण विकास जो वर्ड यूज करते हैं हिंदी का, जिसको ऑल अराउंड डेवलपमेंट कहते हैं। बच्चा एक्टिविटी फिजिकली हर कुछ वहाँ सीखेगा, खेल कूद में सीखेगा, खेल खेले पढ़ना जिसको बोलते हैं, ठीक है। पूरा खेल खेल वाली एक्टिविटी 3 साल हो गया, ना एग्जाम ना कुछ, ना एडमिशन में भी कोई टेस्ट नहीं है, आप सीधे जाके टेस्ट लीजिए। हाँ यहाँ ये देखा जाएगा आप नजदीक है कि दूर है, चूंकि इसके सिस्टम से क्या है, प्राइमरी स्कूल का ये हिस्सा हो गया, उसके नीचे वाला 1 किलोमीटर के अंदर का बच्चा होगा तो पहला प्रीविलेज है। अगर आपका बच्चा 1 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी पर है, 2 किलोमीटर पर है, 2 किलोमीटर पर है, तो 1 किलोमीटर वाले को ले लेगा, 2 किलोमीटर को छाट देगा, उधर वाले किलोमीटर चलेगा दूसरे, ठीक है। आपको छाटेगा सीधे नहीं, अगर सीट अवेलेबल है दे देगा, लेकिन अगर सीट मान लीजिए 1 के है और बच्चा 2 है, 1 किलोमीटर के रेंज में, 1 2 किलोमीटर के रेंज में, किसको देगा वो? 1 किलोमीटर आज बंद करके 1 किलोमीटर वाले को देगा, 2 किलोमीटर वाले को नहीं, ताकि वो आराम से बच्चा आ सके। इन चीज़ों पे बच्चों की सहूलत को देखा गया, क्योंकि आज जो एजुकेशन है उसका नाम है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। पहले जो हम पढ़ रहे थे वो चाइल्ड एजुकेशन था, आज हम चाइल्ड और एजुकेशन में एक बीच वर्ड घुसाते हैं सेंटर्ड, मतलब जहाँ बच्चों की आसानी और सहूलियत को देखते हुए हम देंगे। इसी वजह से टीचर का नाम रखा गया फैसिलिटेटर। एक टीचर क्या होगा जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी अवेल कराए। ये नहीं कि पकड़ के थोड़ी देर पहले वाला टीचर होता था कि भाई गोश्त आप ले लीजिए, हड्डी मेरा है, बच्चा जिंदा रहना चाहिए, वो आ जाए कर देगा तो टीचर का जरूरत नहीं हो जाएगा, सीधी बात है, केस हो जाएगा तुरंत एक से एक, ठीक है। तो ये सिस्टम है, पहला 3 साल बच्चा खेले कूदे, अब जो 2 साल बचा, 5 में 3 यहाँ चला गया, 2 बचा, इसमें बच्चा क्या है, आर्टिकल 17 है ना सर, आर्टिकल 17 नहीं वो आरटी में बात करेंगे। आप 3 साल चला गया आपका, अब बचा 2 साल, ये क्लास 1 और ये क्लास 2 गिना जाएगा, लेकिन इसमें भी एग्जाम नहीं लेना, नहीं, एग्जाम इज नॉट मैंडेटरी, नॉट हैव टू बी टेकन, लेना ही मैंडेटरी तो छोड़ दीजिए, लेना ही नहीं एग्जाम, आपको ऐसे ही पास करा देना है, इतना एक्टिविटी कराइए कि बच्चा पास करे, प्रेशर से दूर रखना है। पहले 3 साल में तो पढ़ाना ही नहीं था, किताब ही नहीं थी, कुछ भी नहीं था। इस 2 साल में किताब वताब आ जाएगी एक्टिविटी टाइप की, वो सरकार ही देगी, आपको खरीदना होना नहीं है, लेकिन उसको आप एग्जाम नहीं लेंगे, ताकि बच्चा फिर अरे एग्जाम है, नहीं एग्जाम का डर नहीं है, एकदम फ्री। इसीलिए अभी हम लोग का जो सीटेट का सिलेबस भी देखेंगे, उसमें भी जो है 1 और 2 में ईवीएस की कोई बुक नहीं है, उसमें सीधा क्या है, आपको ऑब्जर्वेशन ले जाइए, ये आम का पेड़ देखो, वो जो बच्चा देगा प्रेशर होगा तो और एंजॉय करेगा, खेलेगा। अब देखा ये भैंस है, देखो ये बगुला है, तो घूमेगा फिरेगा नहीं, बच्चा खूब एंजॉय करेगा, तो वो ऑब्जर्वेशन पे फोकस करता है। अब बीएड का अंदर देखिए, डीएलएड का अंदर देखिए, ऑब्जर्वेशन का हिस्सा पहले ईयर में, लेकिन वो अलग बात है कि स्कूल वाला कहता आओ सीधे पढ़ाओ से घर जाओ, वो स्कूल वाला बदमाशी कर रहा है। नहीं तो नियम तो दिया गया है कि ऑब्जर्वेशन है, वो टीचर पढ़ाएंगे, आप उनको देखिए। 5 सेटल्ड टीचर है, जो वेल सेटल्ड टीचर है, उनको सैलरी मिलती है, वो जो टीचर है, नाम की भी टीचर, काम की भी रजिस्टर्ड टीचर है, उनके अंदर मान लीजिए 5 टीचर पढ़ाए, कौन अच्छा समझा रहा है ज़्यादा, आपको समझ में आएगा ना, कौन ज़्यादा अच्छा बोर्ड पे लिख पा रहा है, समझ में आएगा ना, किसकी राइटिंग में बहुत फॉल्ट होता है, किसकी राइटिंग टेढ़ी होती है, हवाई जहाज की तो उड़ जाती है, और किसकी राइटिंग रोड पे चल रही है गाड़ी की तरह, ये तो पकड़ लेगा ना बच्चा, ये तो देख के पकड़ेगा। इसके चले बताएंगे, देखो जिसकी सीधी राइटिंग, बच्चा देख रहा है सीधी राइटिंग है, अच्छा है, सीधे बोलेगा। ये ऑब्जर्वेशन का हिस्सा है। अगले साल में जाकर 4 महीने का जो उसमें बताएगा इसको आप फौज कैसे करें, इसको आप लिखे कैसे, इसको एक टेक्स्ट फाउंडर कैसे डालें, उसके लेसन बनाने का मोड क्या होगा, वो बात की चीज़ है। लेकिन स्कूल वाले लोग गड़बड़ करते हैं, हम क्या कर सकते हैं, वो हम लोग के हाथ की चीज़ नहीं है। तो यहाँ पर ये किया गया 3 साल बच्चे का बचपना बर्बाद ना हो, और ये 2 साल बच्चे किताब का डर नहीं महसूस, किताब पढ़े, किताब का एग्जाम को लेकर डर नहीं रखे, तो ये वहाँ दे दिया गया। अब यहाँ से आपका 1 2 हो गया, बिना किसी एग्जाम के बच्चा 2 क्लास पास हो गया। ये 3 जो है 3 4 5 हो गया, ये 6 7 8 हो गया, ये 9 10 11 12 के लिए हो गया। तो हम यहाँ तक पहुँच गए। ये 15 साल पढ़े +2 तक, अब 10th बोर्ड नहीं रहा, नहीं रहा, इसलिए बहुत सारी चीज़ हटेगी अभी। लेकिन हम सिर्फ कंपेरिजन कर रहे हैं कि ये जो मोटा मोटी, तो इसके लिए एनसीएफ को जो काम दिया गया है 5 साल है ना, हम पूरे पे नहीं जा रहे हैं। अभी मेरा सिस्टम अभी जो बात करें एनसीएफ 2022 को लेकर बात करें, तो एनसीएफ 2022 का जो फोकस पॉइंट है ये 5 है। इस 5 को एनसीएफ को कहा कि आप काम कीजिए, 22 में ये काम कीजिए। तो एनसीएफ ने इस 22 में काम किया, वो काम करके एनसीएफ ने जो दिया है उसी पर हम बात करेंगे। ये चीज़ एग्जैक्टली एक नाम है किंडरगार्टन। एक तो हम किंडरगार्टनर की बात किया, हार्वर्ड गार्डनर की, सॉरी, तो हार्वर्ड गार्डनर की बात हम नहीं कर रहे हैं, वो पहले जो बात किया था अभी जस्ट वो अलग। अभी हम बात कर रहे हैं किंडरगार्टन। किंडरगार्टन भी क्या है, किंडरगार्टन का नाम नहीं है, दिस इज द सिस्टम ऑफ एजुकेशन, है ना। जैसे अभी क्या बोले 5 + 3 + 3 + 4 बोले ना, ये एक सिस्टम हो गया। इसी तरीके से
एक सिस्टम है जिसका नाम है किंडरगार्टन। इसमें क्या बताया गया है सिस्टम में कि एक बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल माहौल कैसे प्रोवाइड करें ताकि बच्चा ऑब्जर्वेशन के वजह से चीज़ों को सीखेगा। टाइम कितना हो रहा है घड़ी में देख लीजिए, 9:07 हो रहा है। 10 मिनट में इसको ख़त्म कर लेते हैं, ये टॉपिक भी खत्म हो जाएगा। तो उसमें क्या हुआ, खेल विधि को प्रमोट किया उसने। किंडरगार्टन मेथड जो है वो खेल विधि से जुड़ा हुआ है। किंडरगार्टन मेथड के ऊपर फोकस किया गया। किंडरगार्टन में ये शिक्षा दी गई कि आत्म अभिव्यक्ति हो, यानी एक बच्चा अपनी अभिव्यक्ति क्या होती है, मन के अंदर चल रहा है, आपसे तो कुछ लेंगे नहीं, मेरे मन में चल रहा है तो हम करेंगे, नहीं चल रहा है हम नहीं करेंगे। बच्चा इसी स्वभाव का होता है ना, बच्चा प्रेशर मानता है, चाहता है प्रेशर हमको, बिल्कुल नहीं। तो वो कह रहा है कि बच्चे को एकदम योजनाबद्ध तरीके से उसको उसी के करने दो। तो बच्चा किसको मानना चाहेगा, बच्चे का एक ही विधि है, उसको एहसास दिलाइए खेल है, बच्चा खेलेगा, ठीक है। तो बच्चे को खेल विधि चाहिए। तो बच्चे के लिए माइंड सेट किया गया कि किंडरगार्टन मेथड, किंडरगार्टन एक्जैक्टली दिस इज नॉट द हार्वर्ड गार्डनर। किंडरगार्टन क्या है, एक मेथड का नाम है, एक पद्धति का नाम है, एक नियम का नाम है, एक क्रिया को लागू करने का नाम है। और इस क्रिया को लागू करने के लिए बोला गया कि बच्चे को उसके स्वभाव से आगे बढ़ने दो। तो बच्चे का स्वभाव क्या हुआ, बच्चे का स्वभाव खेल है, तो बच्चा खेल खेल में आगे बढ़े, ये बात क्या गया है। 1840 का एक टाइम है जिसमें 1840 में आप अगर बात करेंगे तो फ्रोबेल नाम का एक मनोवैज्ञानिक है, वो ऐसी मतलब माइंडसेट नहीं था उसका कि हम घूमने जा रहे हैं। अभी आप आ रहे थे, मान लीजिए यहाँ आ रहे थे, रास्ते में कुछ आप देख लिया हो अच्छा से, आप पसंद आ गया हो, पास से पैसा भी हो और साथ में गाड़ी में डिक्की भी है, तो डिक्की में सामान अट जाएगा, तो क्या कीजिएगा, आपका मन आ गया ले लेना चाहिए, पैसा भी है, गाड़ी भी है, सामान रखा भी जाएगा, क्या करेंगे। या आप सोचेगा नहीं हम तो पढ़ने के लिए पहले पढ़ लेते हैं, अब घर चले जाएंगे फिर आएंगे और तब इसको खरीद लेंगे, ऐसा होगा क्या, नहीं होगा। तो जब मन में आएगा तो हम ले लेंगे। तो किंडरगार्टन जब ऐसे घूम रहे थे 1840 में, सॉरी किंडरगार्टन नहीं, फ्रोबेल, तो फ्रोबेल का नज़र कहाँ पे घूम रहे थे, पर्वतों से, चट्टानों से, जंगलों से, तो हरियाली हरियाली। अच्छा किसी को अभी आप खेत में घूमिए, कितना अच्छा मौसम है, अच्छा लगेगा कोई भी इंसान। तो उनको लगा कि ये कितना अच्छा सीन है, तो उन्होंने उस अच्छे से सीन को बच्चे के लिए सेटअप किया, माइंड सेट किया, एक सिस्टम बनाया। उस सिस्टम का नाम रखा किंडर। किंडर मेन बच्चे से जुड़ा हुआ है। देखते होंगे टॉफी आता है, क्या नाम है उसका, किंडर जो है, बच्चा लोग अटैक आता है किंडर जो है। सब बच्चा से पूछे क्या लोगे तो किंडर जो है बोलेगा वो, ठीक है। तो बहरहाल तो उन्होंने इस सिस्टम को लागू किया और वो जो बनाया उन्होंने पद्धति जो बनाया उसका नाम है किंडरगार्टन मेथड। उसके अंदर बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल बनाने पे फोकस किया गया है, खेल खेल में चीज़ों को सिखाने पे फोकस किया गया है। ये सारा सिस्टम उसी को लागू करने की बात यहाँ पे कही गई है। लेकिन ये किंडरगार्टन मेथड नहीं बोल रहा है, ये कह रहा है कि हम NEP 2020 का पहला सेक्शन जो 5 है, हालांकि इस NEP 2020 को लागू करने के लिए 2020 से 2035 तक का टाइमिंग है मेरे पास। तो धीरे धीरे लागू होगी, बहुत सारी चीज़ आज लागू हो रही है, बहुत सारी चीज़ 4 साल का BEd है वो भी लागू होगा, फिर BAEd होगा। उसके अलावा मान लीजिए कि बहुत ऐसी चीज़ें हैं, जैसे 9th 10th है वो बोर्ड खत्म हो जाएगा, 12th का बोर्ड एक ही बार बोर्ड होगा। तो बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे होंगी। उसी धीरे धीरे का पहला हिस्सा क्या है, ये हिस्सा ऐसा है जिसमें ये कहा गया कि पहले 5 को टच कीजिए, ये बेसिक्स है। तो इसका काम किसको मिल गया, NCF को। तो NCF ने क्या किया, 2022 में अपना प्रोग्राम दे दिया। सवाल जो पूछा गया है CTET में पिछले साल NCF के अंदर, वो इसी से पूछा गया। तो पूछेगा अगर सवाल कि NCF 2022 क्या है, तो उसके अंदर जो भी बात कही गई है वो किंडरगार्टन मेथड को मानते हुए कही गई है। एक है कि उसमें क्या वो अलग देख लेंगे, वो जब पूरा पढ़ेंगे तो सब कुछ आएगा कि NCF 2022 है क्या, वहाँ पढ़ेंगे। मगर इसका बेस क्या है, इसका स्ट्रक्चर, जैसे हम प्याजे बोले थे तो हमको बोले थे कि प्याजे के सिद्धांत का बेस क्या है, 4 बिंदुओं पर रखा था, याद है ना। परिपक्वता रखा था, अनुभव रखा था, एक्सपीरियंस है ना, पहला मैच्योरिटी, दूसरा अनुभव है ना, मैच्योरिटी का एक्सपीरियंस, तीसरा क्या था, सोशल इंटरेक्शन, मतलब सामाजिक ये वार्तालाप, बातचीत है ना, अंतक्रिया, ये सारी चीज़ें। और उसके बाद क्या था, समायोजन, मतलब चौथा इक्विलिब्रियम स्टेज में। तो वो आधार था। इसी तरह से इस 5 को फॉलो करने के लिए NEP 2020 का जो पहला फेज है, पहला ट्रांजिट मोड है, 5+3+3+4 मोड है, 5 जो आ रहा है वो आ रहा है किंडरगार्टन मेथड से। और उस किंडरगार्टन मेथड में पहला पॉइंट जो फोकस किया गया, बच्चों को खेल में जो सिखाना सिखा दो, जिसमें एग्जाम की प्रक्रिया है ये नहीं है। पहला 3 साल खेल कूद, उसके बाद बच्चा क्लास 1 पास, क्लास 2 पास, बट नो एग्जाम, ये चीज़ है। तो उसको फॉलो करने के लिए जो वर्क दिया गया, यानी बाल बारी वाला जो काम है वो ले लिया गया। तो बाल बारी वाला काम किसमें है,
बाल बाड़ी वाला काम अगर पूछेगा अगर आपसे कि एनसीएफ 2022 से संबंधित है और 4 ऑप्शन देगा उसमें बाल बाड़ी रहेगा, समझिए बाल बाड़ी उसी के लिए, ये बाल बाड़ी वाला हिस्से को टच करना है। तो सवाल घुमा फिरा के पूछेगा तो बाल बाड़ी वाला हिस्सा एनसीएफ 2022 के अंदर आया और कोई हिस्सा नहीं है, आगे के बारे में कुछ नहीं बोलता है, ना 3 ना 4, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं है, सिर्फ 5 के ऊपर फोकस है। ठीक है, ये सवाल चूंकि पूछा है एनसीएफ 2022 के बारे में, तो एनसीएफ 2022 बाल बाड़ी के बारे में बात करता है। एक ये बात हम बोल सकते हैं, किसके बारे में, बाल बाड़ी का है। बाल बाड़ी क्या है तो कहेंगे कि 1 के नीचे का जो टाइमिंग है, क्लासेस है, उसको ऐड किया गया स्कूल लेवल पर। जो पहले आंगनबाड़ी का हिस्सा था वो बाल बाड़ी का हिस्सा हो गया, वो केंद्रीय विद्यालय और तमाम सरकारी संस्थानों में जोड़ने की बात कही गई है, उसको किया जाएगा। और इसके पीछे का जो बेस पॉइंट है, वो आधार है, वो क्या है, किंडरगार्टनर मेथड है, किंडरगार्टन मेथड है। और ये किसने इसके बारे में बताया था, तो फ्रोबेल ने बताया था। फ्रोबेल ने कब बताया था, तो 1840 में जब वो सफर कर रहे थे, घूम रहे थे, टहल रहे थे, फिर जो भी कर रहे थे, तो उसमें उनको जो अनुभव मिला, उस अनुभव को उन्होंने बच्चों के लिए साझा किया। उसके बिना पर इस पॉलिसी में NEP 2020 में NCF 2022 को जगह दी गई और किंडरगार्टन मेथड को फॉलो करते हुए, बालबाड़ी को देखते हुए उसमें जगह दी गई है। उसी के हिसाब से सवाल NCF 2022 ने सीटेट में पूछा है पिछली बार। ठीक है, हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।